हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको रोटेशनल डायनेमिक्स के एमएसटी सीईटी 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। बेसिकली ये अपना रोटेशनल डायनेमिक्स का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा विद इन 75 मिनट्स पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स का सिनॉप्सिस दे दिया है, जितना कि अपने को एमएसटी सीईटी के लिए पूरा याद रखना है। और साथ में मैंने उस वीडियो में आपको ये भी कहा था कि आप एक पब्लिकेशन की क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, किसी भी एक पब्लिकेशन का, चाहे वो टारगेट हो या पीएलपीएन हो, और साथ में किसी एक साल का प्रीवियस ईयर करो। जैसे कि मैंने कहा है आपको एमएसटी सीईटी 2023 का प्रीवियस ईयर कर लो। इतना अगर आपने कर लिया तो आपका हर एक चैप्टर पे एकदम मजबूत कमांड रहेगा, चाहे वो एमएसटी सीईटी का फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, कोई भी हो। क्यों सर? क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, आपको यही 100-150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और इन्हीं का रिवीजन करना है। क्यों? देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो पिछले साल 2023 में अगर मैं बात करूं तो जो एमएसटी सीईटी का एग्जाम था, पीसीएम सेक्शन में 12 पेपर हुए और 12 पेपर ही पीसीबी सेक्शन में हुए। तो अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 1200 फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप किसी एक चैप्टर का काउंट करोगे तो एक चैप्टर के लगभग 60 एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, 50-60 एमसीक्यू बनते हैं। तो अब आप मेरे को बताओ, क्या 50-60 एमसीक्यू में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा अगर मैंने सिर्फ एक साल का प्रीवियस ईयर कर लिया? और थोड़ा सा सेफ्टी के लिए एक कोई पब्लिकेशन का 100 एमसीक्यू बेसिक्स एमसीक्यू कर लो और उन्हीं दो को क्या करो, मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। विश्वास मानो, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। उसी की तरह सेम और सिमिलर क्वेश्चन आएंगे। समझा क्या इसको? अब आप बोलोगे कि सर 2023 का प्रीवियस ईयर तो कर लेंगे, बट जो प्रीवियस ईयर बुक आती है उसमें तो पेपर वाइज दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन ढूंढने में टाइम जाएगा। तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है, योमिट्स आपको चैप्टर वाइज पूरा 2023 का प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे मैं रोटेशनल डायनेमिक्स सॉल्व करा रहा हूँ, तो इसी के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा। आप उस व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, उसको फॉलो कीजिए। वहां आपको जिस दिन जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस दिन उस चैप्टर का जो केमिस्ट्री सीटी 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक साथ जो भी 50, 60, 70 एमसीक्यू जो भी आया है 2023 में, सारे फेज में मिला के वो एमसीक्यू आपको एक पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाके योमिट्स का जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर लो। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे जो भी हमारा आरंभ सीरीज चल रहा है, आप देख रहे होगे टाइटल लिखा हुआ है आरंभ सीरीज। तो ये आरंभ सीरीज में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एमएसटी सीटी का लाइन से वीडियो मिलेगा। एक वीडियो में मैं उसका थ्योरी समझाऊंगा वन शॉट में, और एक वीडियो में मैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा एमएसटी सीटी के। तो आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आपके जो भी फ्रेंड्स है, कॉलेज फ्रेंड्स है, उनको भी ये वीडियो शेयर करो। अगर वो एमएसटी सीटी के स्टूडेंट है तो उन्हें जरूर फायदा होगा। और ये पूरा आरंभ सीरीज बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी ज्वाइन वगैरह कोई भी पैसे हम नहीं ले रहे। ठीक है, समझा गया आपको? ठीक है, अब बेसिकली मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन दूं तो मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, और हाँ, अगर आपको रोटेशनल डायनेमिक्स का अभी तक आपने थियरी लेक्चर नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके देख लो और उसका नोट्स बना लो, और उतने ही पॉइंट्स आपको एमएसटी सीटी के लिए याद रखने हैं। ठीक है, और उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं तो रोटेशनल डायनेमिक्स से आप कह सकते हैं कि हर पेपर में मोस्टली 3 एमसीक्यू आता ही आता है। किसी किसी पेपर में 2 भी आया है, किसी किसी फेस के किसी किसी पेपर में 2 भी आया है। ठीक है, तो टोटल 50 से 60 एमसीक्यू है। वो तो आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा, आप व्हाट्सएप चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो उनमें से मैं आपको 20 से 25 एमसीक्यू कराने वाला हूँ, और अलग अलग टाइप के, और उनके जो सेम और सिमिलर टाइप है वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। मैंने वो अपना जो भी लिंक है डाला है इंस्टाग्राम का, उसके थ्रू भी आप मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं 9th में शिफ्ट 1 का जो 2023 का एक एमसीक्यू है रोटेशनल डायनेमिक्स का। सबसे पहला जो स्टार्ट हुआ था पिछले साल पेपर एमएसटी सीटी का, और 9th में से स्टार्ट हुआ था। ठीक है,
इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो बोल रहे हैं कि अ स्क्वायर लेमिना ऑफ साइड बी, ठीक है, एक स्क्वायर लेमिना है। हालांकि ये मैं आपको पूरा बता चुका हूँ थियोरी में, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पढ़ा चुका हूँ। ऑफ साइड बी, उसके साइड क्या बी है, ठीक है, स्मॉल बी उसका साइड है। सेम मास एज अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, उस इन दोनों का मास क्या है, सेम है। मान लीजिए कि कैपिटल एम है, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज इक्वल द रेशियो बी बाय आर इज। आपको बेसिकली साइड और इन रेडियस का रेशियो पूछ रहे बी बाय आर, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली क्वेश्चन समझाता हूं। देखो वो क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो ये स्क्वायर लेमिना है और लगभग लगभग उस तरीके से है भी, रेक्टेंगल है, पता है मुझे। तो अगर ये मान लो स्क्वायर लेमिना है, तो ये देखो ए उसका ए इसका सेंटर ऑफ मास है, बीच में पॉइंट ए सेंटर ऑफ मास है। तो वो बोल रहा है कि जो इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है और जो कि क्या है परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, स्क्वायर लेमिना का। और मान लो अब यही क्या है, डिस्क है, और इसका भी, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। तो आप बता दो रेशियो बी बाय आर का, मतलब जो इसका साइड बी है और जो इसका रेडियस आर है। तो पता है आपको, मैंने ऑलरेडी अपने थ्योरी वीडियो में भी बताया, अगर कोई भी स्क्वायर लेमिना है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम बी स्क्वायर बाय 6, ठीक है, जो भी इसका साइड है एम इंटू साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय 6। और जो डिस्क होता है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन अबाउट सेंटर, वो क्या होता है, इसे मैं डायग्राम ऐसा बना भी देता हूं, ठीक है। वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2। और क्या बोला है क्वेश्चन में, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है। तो एम बी स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। एम से एम चटक गया, 2 से अगर चटकाएंगे तो ये 3 में जाएगा, ठीक है, 3 जाएगा तो देखो बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 3/1, ठीक है। अगर क्योंकि अपने को बी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर थोड़ी चाहिए, बी बाय आर चाहिए, तो बी बाय आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में √3, और √1 का वैल्यू तो 1 ही होता है, √3:1। कौन सा है, ऑप्शन बी। समझा क्या आपको। तो ऐसे रेशियो वाले बहुत सारे सब मैंने देखा है, 2 से 3, मतलब ऐसा अलग अलग बॉडी दे देता है, बट यही सेम सम पूछता है उनके रेशियोज। तो आपको ये टाइप आपका कवर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो वो भी एमसीक्यू 9 में शिफ्ट 1 2023 का ही है। टोटल इस शिफ्ट में टोटल 3 एमसीक्यू आए थे रोटेशनल से। पहले मैं क्या कर रहा हूं, आपको सारे टाइप की वेरिएशंस करा दूंगा, फिर जो भी सेम और सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो आपको करना रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, अ सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा। तो एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है जिसपे एक सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है और उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा है। ये वाला सवाल आपको बहुत बार पूछता है। ऐसे ही अभी यहाँ सॉलिड स्फीयर रोल कर रहा है, फिर कभी डिस्क रोल करेगा, कभी रिंग रोल करेगा, कभी हॉलो स्फीयर रोल करेगा, सेम क्वेश्चन। और फिर क्या करेगा, टोटल 3 एनर्जी है आपको पता है रोलिंग मोशन में, एक तो ट्रांजिशनल काइनेटिक, एक तो रोटेशनल काइनेटिक, और एक तो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो उन्हीं को घुमा फिरा के क्या करता है, उनका रेशियो पूछता है, ठीक है। तो अगर आपने मेरा थ्योरी लेक्चर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा अभी भी तो आप प्लीज उनको देख ले। तो अगर आपने मेरा थ्योरी लेक्चर देखा होगा तो वहां मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल होता है, रोटेशनल डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी टोटल, उसी को क्या बोलते हैं, रोलिंग, उसका रेशियो मैंने आपको बताया था के स्क्वायर डिवाइड बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट यहाँ क्या रोटेशनल अपॉन टोटल पूछा है, टोटल अपॉन रोटेशनल पूछा है, यहाँ टोटल अपॉन रोटेशनल पूछा है। तो उसका रिलेशन क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी टोटल डिवाइड बाय रोटेशनल। आप प्लीज इसी तरीके से करना जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पूरा 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 एनर्जी निकालने जाओगे ना तो एक पेज का सॉल्यूशन हो जाएगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इतना टाइम वहां होता नहीं है अपने पास, ठीक है। तो ये तो हो गया रेशियो। अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, देखो सॉलिड स्फीयर का अबाउट डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। बट सर यहाँ कुछ बोला नहीं है, जब कुछ नहीं बोला तो बाय डिफॉल्ट हमको यही मानना होता है, ठीक है। जब वो सामने से बोलेगा अबाउट टेंजेंट तब आप 7/5 mr² लिखोगे, ठीक है, 2/5 mr² था। अब मैंने आपको बताया था
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो बताया था कि जो भी एम आर स्क्वायर के बाद का नंबर है उसी को वही क्या होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या है एम आर स्क्वायर के बाद का नंबर 2/5, तो यही क्या है उसका रेशियो है। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, के सामने क्या दिख रहा है 2, के स्क्वायर के सामने, आर स्क्वायर के सामने क्या दिख रहा है 5, फिर के स्क्वायर के सामने क्या दिख रहा है 2, मतलब कि 7/2, मतलब कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, कितना सिंपल है, आप ध्यान से देखो, ठीक है। अगर यही आप उसको पूरा अलग से टोटल रोटेशनल निकालने जाओगे बहुत टाइम जाएगा। अच्छा ठीक है, यहां तो पूछा उसने टोटल और रोटेशनल का, कभी कभी आपको क्या करेगा, बोलेगा काइनेटिक एनर्जी टोटल इज टू। अभी ये वेरिएशन भी इधर ही कवर कर लेते ना, देख लेते हैं कि इसका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल का अगर रेशियो पूछा तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो ऊपर लिखने ही लिखना है सेम, बस यहाँ के स्क्वायर था, यहाँ ट्रांजिशनल में क्या होगा आर स्क्वायर होगा। समझा क्या आपको, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो उसमें क्या बोल रहे हैं, टू डिस्क ऑफ सेम मास एंड सेम थिकनेस, दो डिस्क दिया हुआ है अपने को, दोनों का जो मास है वो सेम है, मतलब कि मान लीजिए इसका एम है इसका भी एम है, और दोनों का थिकनेस जो है मोटाई जो है वो भी सेम है, ठीक है। आर मेड फ्रॉम टू डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ डेंसिटी D1 एंड D2, जाहिर सी बात है दो डिफरेंट मटेरियल का बना है तो उनका डेंसिटी क्या होगा, अलग होगा। मान लीजिए इसका D1 है और इसका D2 है। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I2 ऑफ टू डिस्क, मतलब इन दोनों डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनका रेशियो पूछ रहा है, मतलब कि I1/I2 पूछ रहे हैं, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वही मतलब कि मान लीजिए डिस्क है इतना मेरा कलाई, और इस मान लीजिए कि इसका सेंटर है तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मास अपॉन वॉल्यूम होता है, क्या दोनों का मास सेम है, मतलब डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और जो डिस्क होता है उसका जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या है थिकनेस टी, तो पाई आर स्क्वायर इंटू टी, और क्या थिकनेस भी सेम है तो क्या डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, मान लीजिए इस डिस्क का रेडियस r1 है इसका r2 है, ठीक है, mr स्क्वायर होता है लेकिन मास तो सेम है, तो r1 का स्क्वायर डिवाइड बाय r2 का स्क्वायर, बट क्या रेडियस डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब r1 स्क्वायर डिवाइड बाय r2 स्क्वायर, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगा d2/d1, तो आ गया ना I1/I2 इक्वल टू d2/d1। कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी, मतलब यही वाला ऑप्शन राइट है। मैं तो बोलता हूँ आपको ये रिलेशन डायरेक्ट भी याद रख लेना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी के लिए तो समझा दिया है, बट इस साल भी किसी ना किसी फेज में तो एमसीक्यू आएगा ही ऐसे ही, तो आपको ये रिलेशन याद रख लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो 9th में शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है, शिफ्ट 2 का। तो अगर इसका बात करूं तो देखो ये भी बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज और पढ़ने के बाद अपने को बहुत ही कठिन लगता है। ये क्या बोल रहा है, अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड थिकनेस r/6, एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और उसका थिकनेस r/6 है, ठीक है। जब भी आप थिकनेस और रेडियस दोनों सुन रहे हो ना तो आप समझ लेना कि आपको डिस्क का वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया I about an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Disk is melted and recast into a solid sphere. डिस्क को हमने मेल्ट किया, उसी सेम डिस्क को मेल्ट किया और उसको सॉलिड स्फीयर बना दिया, ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज, ठीक है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है अबाउट डायमीटर, किसके टर्म में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क के टर्म में, ठीक है। अब इसको कैसे अप्रोच करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन किसी और बॉडी के लिए भी आ सकता है कि एक बॉडी ऐसा है उसको मैंने ऐसा चेंज कर दिया, तो बताओ दूसरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले बॉडी के टर्म में बता दो, तो इसको कैसे अप्रोच करना है पहले वो देखो। मुझे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या होगा, अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, कितनी बार बताया, एम आर डी का स्क्वायर डिवाइड बाय डी, ठीक है, डिवाइड बाय 2, समझा क्या, डी मतलब क्या डिस्क, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होगा 2/5 एम आर एस का स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का रेडियस है इसलिए एस लिखा, समझा क्या। अब क्या, मैं डिस्क को मेल्ट करके सॉलिड स्फीयर में बना रहा हूं, मतलब बॉडी तो वही है ना, मतलब तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही होगा ना, वॉल्यूम ऑफ डिस्क इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। मुझे बताओ डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है, अभी पिछले एमसीक्यू में ही आया था,
पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, यहाँ पाई, ठीक है, आर 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 स्क्वायर, आर दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ है और थिकनेस कितना दिया है r/6 के इक्वल टू सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, और मैं उसको आर एस से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो 4/3 पाई आर एस का क्यूब, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा r³/6 हो जाएगा इक्वल टू 4/3 आर एस का क्यूब, ठीक है। अब इसको इधर भेज दो तो आर एस के क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, पाई से पाई तो कट ही गया है, 3/4 इंटू 6, देखो ये 3 और ये 4 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/24, ठीक है। अगर इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा 3/24, एक साथ करते फिर आर क्यूब, इसको कैसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू आर क्यूब, तो आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आर, बराबर, इसका क्यूब रूट लिया तो इतना, समझा क्या। अब इसी आर एस को क्या करो इसमें पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आई का वैल्यू 2/5 एम इंटू आर एस का क्यूब, ठीक है, 2/5, ये हम मैं सॉलिड स्पीड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा हूं, एम आर एस की वैल्यू क्या है 1/2 का 2 ऑफ आर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2/5, ठीक है, एम इंटू 1/4 आर स्क्वायर। अब थोड़ा इसको कट कर दो 2 को इससे 4 से, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा 1/5, और इसको अगर अरेंज करूंगा तो क्या आ रहा है 1/2 इंटू एम आर स्क्वायर, और क्या 1/2 एम आर स्क्वायर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/2 को क्या लिख सकते हो I/5, किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए, समझा क्या। तो बेसिकली इस सब में क्या करना है दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देने का अलग से, वॉल्यूम इक्वल कर देने का जब भी ऐसा केस आए, और दूसरे का जिसका निकालना है उसके रेडियस के टर्म में आंसर लाने का और उसके फॉर्मूले में रेडियस को रख देने का, ठीक है। और जब आप रखोगे तो पहले के आई के टर्म में इसको एडजस्ट कर देने का और वही पुट करके आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, समझा क्या। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो उसमें क्या बोल रहा है a particle at rest start moving with the angular acceleration 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अल्फा की वैल्यू दी हुई है 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन सर्कुलर पाथ एट व्हाट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल। वो बोल रहा है किस समय पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन किस टाइम पे इक्वल होगा, ठीक है, और आपको एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का वैल्यू देके रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक वर्ड देखो कि ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, जब भी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रहा है, जब भी कहीं भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपको वही न्यूटन्स के जो तीनों इक्वेशंस है सोचने हैं, बस यहाँ एंगुलर लिखा है तो एंगुलर के टर्म में सोचना है। अगर क्या v इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, ये जो ट्रांजिशनल में हुआ, लेकिन क्या है मुझे एंगुलर में सोचना है, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और क्या रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ओमेगा नॉट कितना होगा 0, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा टी के बराबर, बराबर। मुझे बताओ जो आपका सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का अपोजिट क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन, और उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी ओमेगा या फिर वी स्क्वायर बाय आर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इंटू आर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या है अल्फा टी है, इंटू आर इक्वल टू अल्फा इंटू आर से आर चटक गया, और फिर चटका चटकी क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो ये जो अल्फा है वो भी एक अल्फा से चटक गया, तो क्या टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अल्फा आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, दिया तो नहीं, तो 4 1/4, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, और 1/2 क्या होता है 0.5 सेकेंड। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या इसमें, ऑप्शन बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए देखो मोस्टली सीईटी में किसी ना किसी फेज में ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछता है जहां काइनेमेटिक्स के इक्वेशन यूज होते हैं, जो वो बोल रहे हैं ना चुपचाप आप वो कर दो, आपका एंड में आंसर जरूर आ जाएगा, समझा। तो इस टाइप का भी हमने एक वेरिएशन
कर लिया, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो एक 10th में शिफ्ट 1 का एमसीक्यू है। एक 10th में शिफ्ट 1 का एमसीक्यू मैंने छोड़ा है, वो आपको करना है। वो एमसीक्यू पिछले एमसीक्यू की तरह याद करो। एक एमसीक्यू था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक का दिया है और मेल्ट करके स्फीयर बना दिया, तो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दूसरे के टर्म में बताओ। एकदम सिमिलरली वैसे ही है, एक का आपको दिया हुआ है और दूसरे का आपको पूछा है, ठीक है, पहले के टर्म में, ठीक है। तो आप ट्राई कर लेना, सर वो मिल जाएगा कि नहीं एमसीक्यू, बता तो रहा हूँ। उसका पीडीएफ मैंने व्हाट्सएप जो भी मेरा चैनल है उसमें मैंने उसका पीडीएफ डाला है, तो आप उसमें देखोगे तो लाइन से वो एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाके सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अब अगर मैं एक डिफरेंट वेरिएशन देखो, तो एक डिफरेंट वेरिएशन का एमएसटीसीटी में पता है क्या सम होता है? ऐसा सम होता है कि आपको 3-4 बॉडी गिवन दे देता है और किसी एक बॉडी पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ देता है, बाकी सारे बॉडी की वजह से और उसके खुद की वजह से। तो ये भी एक सम है। अब अगर इस सम को मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ ना, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, देखो ऐसे 7 सर्कल दे दिया है, 7 आपको ऐसा पूरा दे दिया है, ठीक है। और बेसिकली उन्होंने क्या दिया है, डिस्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डिस्क दिया हुआ है। 7 ऐसे डिस्क दे दिए हुए हैं। उन सातों डिस्क का उन्होंने मास और रेडियस क्या रखा है? सेम रखा है। और वो क्या बोल रहे, ध्यान से देखोगे तो एक डिस्क आपको सेंट्रल में दिख रही है, वो आपसे सेंट्रल वाली डिस्क के जो सेंटर है उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे। लेकिन वो पता है कैसा पूछ रहे कि जो सेंट्रल वाली डिस्क है ना उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और तो मतलब देखो सेंट्रल वाली डिस्क का ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। इससे एक एक्सिस पास अगर मैं करूं तो एक प्लेन के परपेंडिकुलर इस पे बताना है अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी सारे डिस्क की वजह से भी और खुद इस डिस्क की वजह से भी। आप समझने का ट्राई करो। देखो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस डिस्क के सेंटर का रहेगा, ठीक है, और बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन 6 की वजह से आएंगे। अब इन 6 की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? इन 6 का भी एक खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अबाउट सेंटर अबाउट सेंटर अबाउट सेंटर। और क्या अपने को सेंट्रल के एक्सिस पे बताना है, तो क्या ये सारे जो जो भी ये सारे हैं इन सारों का सेंटर इससे जुड़ रहा है जाके, कितने रेडियस, कितने से? 2r से। क्यों सर? r इधर और r इधर, दो रेडियस हो गया ना, r इधर का रेडियस और r इधर का रेडियस कितना हो गया? 2r। समझा क्या? देखो अभी ध्यान से, जैसे मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा सिर्फ 2 सर्कल बना रहा हूं, आप 6 समझ लेना। मान लीजिए कि ये सेंटर वाला सर्कल है, तो सेंटर पे एक खुद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और बाकी 6 लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर का। और फिर क्या बाकी 6 लोग ऐसे जुड़ भी तो रहे ना इस सेंटर वाले से, कितने से? r और r, 2r से। तो क्या हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे सिस्टम का? वही आपसे पूछ रहा है, ICM। मान लीजिए कि इस सर्कल को, सेंट्रल वाले सर्कल को मैंने 1 बोला, तो 1 की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सेंटर पे, प्लस क्या है 6 अदर से, 6 अदर इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट डाले, और क्या सब सिमिलर है तो 6i, मतलब इन सबका एक एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया और 6 टाइम में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ICM इसकी वजह से कितना आएगा? mr²/2, ठीक है, सेंट्रल वाले की वजह से, प्लस 6 इंटू, अब इस i का वैल्यू क्या है? इन सबका खुद का सेंटर, सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस ये सब इसके सेंटर से कितना दूर है? m इंटू 2r का स्क्वायर। समझा क्या? ठीक है, तो क्या आ जाएगा? mr²/2 प्लस 6 इंटू mr²/2, सेंटर पे क्या होता है? mr²/2 प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का अगर 2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4mr²। समझा क्या? अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, mr²/2, ठीक है, प्लस इस 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3mr², ठीक है, कट जाएगा ना 2 से 6, 3 आ जाएगा, प्लस 6 इंटू 4 कितना होता है? 24mr²। कितना हो जाएगा? 27mr² हो जाएगा ना, mr²/2 प्लस 27mr², क्या आ जाएगा? 27 और हाफ कितना होता है? 27 एंड हाफ, मतलब कि सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 55/2 mr²। कौन सा ऑप्शन दे रहा है? ऑप्शन डी। समझा क्या?
तो आपको ऐसे अलग टाइप का एक वेरिएशन भी सीटी में दिखता है कि बहुत सारे बॉडी दिए रहते हैं, एक बॉडी के आपको किसी भी सेंटर पे या उसके टेंजेंट के अबाउट सारे बॉडी की वजह से होने वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेता है आपको, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो ये भी 10 में शिफ्ट 1 में आया है। बेसिकली ये भी एक तरीके का अलग वेरिएशन है। इसमें क्या होता है पता है, वो लोग आपको दो फॉर्मूला बेसिकली देते हैं इसमें, और दो फॉर्मूले में से आपको एक फॉर्मूले का यूज करके दूसरे फॉर्मूले में मर्ज करके एक नया रिजल्ट निकालना है, और वही रिजल्ट आपको क्या ऑप्शन के फॉर्म में दिया रहता है। तो ऐसे टाइप के वेरिएशंस के एकदम सिंपल क्वेश्चन भी सीटी में काफी आते हैं। तो एक नया वेरिएशन है तो इसको भी मैं करा देता हूँ, और आगे जो भी वेरिएशन आएगा सीटी में ऐसा वेरिएशन उसको आपको होमवर्क के फॉर्म में करना है। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, इज रोटेटिंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। वो पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r पे क्या है, घूम रहा है, मान लीजिए स्मॉल m पार्टिकल, ठीक है, हैविंग एंगुलर मोमेंटम l, और उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है l। द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय, पार्टिकल के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लग रहा है वो पूछ रहा है। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एम दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो आपको मतलब कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लाना है इन तीनों टर्म्स के रूप में लाना है, मतलब इन्हीं के टर्म में लाना है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। बट अपने को पता क्या है फॉर्मूला, एम ओमेगा आर, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। बट एम आर तो है इधर, लेकिन क्या यहाँ ओमेगा भी है, और ओमेगा तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है और नहीं ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्या उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, हटाएंगे, क्योंकि एक हिंट और उन्होंने दिया हुआ है, एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा, ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में मैंने पढ़ाया है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाई आई। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, एल बाई आई, कितना हो जाएगा इस पार्टिकल का, एम आर स्क्वायर, ठीक है। अब बस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, m इंटू एल बाय एम आर स्क्वायर इंटू आर, और इसका भी स्क्वायर रहेगा पूरे का, तो m इंटू एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इंटू आर रेस टू 4 हो जाएगा ना ये, और इंटू आर, तो एक m से एक m चटक जाएगा, एक m बचेगा, और एक r से एक r चटकेगा, तो 3 r बचेगा। तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाय m इंटू आर का क्यूब। क्या ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, समझा क्या। तो बेसिकली कैसा होता है कि दो फॉर्मूले में एक फॉर्मूले को दूसरे में मर्ज करके एक फाइनल फॉर्मूला लाना रहता है, तो बहुत ही इजी वेरिएशन होता है। तो ये आप कर लोगे अगर आपको सारे फॉर्मूले उस पर्टिकुलर चैप्टर के याद है तो, समझा क्या, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो ये भी एक अलग टाइप का है। इस अगर वेरिएशन को आप देखोगे तो 10 में शिफ्ट 2 में आया था, ठीक है, बहुत ही इजी एमसीक्यू। बस अपने को लगता है कि सर बहुत बड़ा लैंग्वेज लिखा है, बहुत कुछ कठिन है, एकदम इजी है। वही सेम सवाल पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, एकदम इजी समय। बस थोड़ा सा अपने को पेशेंस रख के एक बार ध्यान से पूरी इंग्लिश पढ़नी होती है। एक बार आपको लैंग्वेज समझ गया ना तो आप चेंजेस कर दोगे पूरा, ठीक है, आपको समझ पूरा आ जाएगा। वो क्या बोल रहा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज ma स्क्वायर बाय 6। वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है हमारे पास जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट और परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना है, ma स्क्वायर बाय 6। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी स्क्वायर लेमिना है या स्क्वायर प्लेट है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ma स्क्वायर बाय 6। समझ लो स्क्वायर प्लेट है तो उस स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसका आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है ma स्क्वायर बाय 6, ठीक है, और यही फॉर्मूला भी होता है। अब क्या बोल रहे हैं, वेयर कैपिटल M इज द मास एंड A इज द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लेट। इस स्क्वायर प्लेट का मास क्या, कैपिटल M, और इसका साइड क्या है, A है, और स्क्वायर है तो सबका A ही रहेगा, समझा क्या, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट, इसी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स कॉर्नर। थोड़ा सा इस स्क्वायर प्लेट को मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको डायग्राम समझे। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा बना रहा हूं, आपको सेंटर के अबाउट दिया है परपेंडिकुलर टू द सेंटर, बट अब वो बोल रहे हैं कि इसी स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ जब वो एक्सिस जो है वो एक कॉर्नर से पास करूं। अगर उस एक्सिस को मैं इस स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर से पास करूं तो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, और इधर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है
ma²/6। मतलब इधर का आपको दिया हुआ है और इधर का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एकदम सिंपल है। मुझे बताओ, अगर इसका साइड ए है, इसका साइड ए है, तो ये क्या होगा पूरा, ये कितना आ जाएगा, a² + a², 2a², तो ये क्या आ जाएगा √2a, ठीक है। बट मुझे बताओ, क्या आपको इधर तक का, इधर के एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और इधर का, और ये पूरा क्या है, √2a है, तो ए इतना क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, √2a/2, मतलब क्या आंसर आ जाएगा, a/√2। समझा क्या। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इक्वल टू इसका इसका क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I सेंटर ऑफ मास पे ICM प्लस, क्या मेरे को इतना दूर बताना है कॉर्नर से, प्लस पूरा मास m इंटू r², r क्या है इधर, a/√2 का स्क्वायर, ठीक है। ICM तो दिया हुआ है ऑलरेडी, ma²/6 प्लस m इंटू a² और √2 का क्या होगा 2। समझा क्या, इसको भी 6 कर दो, ठीक है। ma² प्लस 3ma²/6 क्या आ जाएगा आंसर, 4ma²/6। मतलब आंसर क्या हो जाएगा, कट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 और 3, तो 2/3ma²। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, देखो ध्यान से, तो ऑप्शन बी दिख रहा है क्या, मतलब कि ऑप्शन बी क्या है, राइट है। समझा क्या, मतलब वो आपको अबाउट सेंटर पूछ दिया है, अबाउट कॉर्नर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अबाउट सेंटर पता है, अबाउट कॉर्नर क्या सिर्फ इतना दूर है उससे, अगर ये पूरा √2a है तो ये क्या हो जाएगा √2a/2, मतलब कि a/√2, बस उसी को जोड़ दो उससे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में ये चीजें तो मैंने आपको समझाई है। समझा क्या, ठीक है। मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो 11 मई को शिफ्ट 2 में आया था। एक्चुअली 11 मई के शिफ्ट 1 में एक सम जो है वो, जैसे अभी मैंने एक सम कराया था ना आपको, वो जो 7 सर्कल 7 आपको डिस्क दिए हुए थे, ठीक है, एक के सेंटर में बताना था, वैसे ही एक रॉड और एक स्फीयर दिया हुआ है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो आपको ट्राई करना है, ठीक है। वो सम आपको ट्राई करना है, पीडीएफ में मैंने ऑलरेडी डाला है, वो 11 में शिफ्ट 1 में आया था, तो आपसे हो जाएगा, वो आपको अच्छे से ट्राई करना है। और उसी तरह 11 में शिफ्ट 1 में शिफ्ट 2 में ही एक सवाल है, उसमें जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कराया ना कि आपको एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ था और सेंट्रीपिटल फोर्स पूछा हुआ था, वैसे ही एक सम है, बट वो एंगुलर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो आपको दो फॉर्मूले लिखने हैं, दोनों को इंटरचेंज करके वो सॉल्व करना है, ठीक है। जो एकदम हार्ड क्वेश्चन है, जो एकदम अलग टाइप की वेरिएशन है, वो मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ। जो सेम और सिमिलर क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 11 में शिफ्ट 2 में आया था, बहुत ही अच्छा समय है। क्या बोल रहे हैं, इन अ कॉनिकल पेंडुलम द बॉब ऑफ मास m मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है, with uniform speed v, the string of length l describes a cone of semi vertical angle theta, the centripetal force acting on the bob is। मतलब आपको एक ऐसा, समझ लीजिए कैसा डायग्राम दिया हुआ है, उसको एक्सप्लेन आपको डायग्राम खुद ही सोचना है, और ये बॉब अटैच है, इससे एक मास अटैच है, बॉब अटैच है जिसका नाम है, जिसका मास है स्मॉल m, और ये एंगल थीटा क्या कर रहा है, इसका जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, और ये परफॉर्म क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। मैंने आपको बताया है कॉनिकल पेंडुलम क्या करता है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल, मतलब ऐसा होता है और इस तरीके से घूमता है वो, तो ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है उसका रेडियस के स्मॉल r है, ठीक है, और जो ये लेंथ है स्ट्रिंग का वो l है, स्ट्रिंग का लेंथ l है, ठीक है। मान लीजिए कि a और इधर इधर ये जो हाइट है वो h है, ये मैं आपको खुद बता रहा हूं, लेट ये जो हाइट है वो h है। आपसे पूछ रहा है कि इस बॉब पे जो फोर्स है वो कितना लगेगा। सबसे पहले तो क्या इधर टेंशन T लगेगा, ठीक है, स्ट्रिंग पे। अगर ये टेंशन T है, देखो मैं इसका कंपोनेंट ले रहा हूं, अगर ये टेंशन T है तो एक कंपोनेंट ऐसा लिया मैंने, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा T cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऐसा होगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे T
साइन थीटा, थीटा से अटैच जो कंपोनेंट होता है उसको कॉस बोलते हैं, इसको साइन। और क्या डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा जिसको क्या बोलूंगा, mg, वेट, जो भी इस बॉब का वेट है वो। और इस टी साइन थीटा को बैलेंस कौन करेगा, एक फोर्स बैलेंस करेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ मैं सेंट्रीफ्यूगल बता रहा हूँ, बट सेंट्रीफ्यूगल और पिटल में कोई अंतर नहीं है, बस डायरेक्शन का अंतर है। सेंट्रीपिटल जो होता है टुवर्ड्स सेंटर लगता है, और फ्यूगल क्या होता है अवे फ्रॉम सेंटर, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ में सेंट्रीफ्यूगल का बाकी वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका आपको वैल्यू निकालना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, बट आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब आप देखते जाओ, एम तो है फॉर्मूले में, आर भी है, बट ओमेगा जो है वो अपने को निकालना है, ठीक है। एकदम इजी है, इतना भी कठिन नहीं है। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये एल है और ये आर है, तो एच की वैल्यू क्या होगी एल और आर के टर्म में, क्या एल की वैल्यू क्या होगी, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट अपने को वैल्यू किसका चाहिए, एच स्क्वायर का, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैं पहले फोर्स ले रहा हूं, ए मैंने एच का वैल्यू निकाल के रख दिया है, अब ध्यान से देखते जाओ। पहले मैं फोर्स ले रहा हूं टी कॉस थीटा इक्वल टू, बैलेंस कर रहा हूं मैं दोनों को, क्या टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहे हैं, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एमजी, ठीक है। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg डिवाइड बाय mg डिवाइड बाय cos थीटा, इतना समझा क्या, चलता है। अब आगे का देखते हैं, आगे क्या, इसमें क्या दिया है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा को, टी साइन थीटा इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये आ गया टी साइन थीटा। अब t का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, mg डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या m से m चटक गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, g tan थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब मुझे बताओ tan थीटा क्या होगा, अगर a वाला r डिवाइड बाय h होगा, क्या होगा tan थीटा r डिवाइड बाय h, और क्या h की वैल्यू हमने निकाल के रखा है, रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्या आर से आर चटक गया, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो और बताओ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जी अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो, क्या आ जाएगा फोर्स, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और यहाँ क्या पूछा है, पिटल पूछा है, डायरेक्शन, बस डायरेक्शन का फर्क होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव तो दिया नहीं, तो डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला, F इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर, एम तो पहले से दिया है एम, ओमेगा स्क्वायर भी निकल गया, जी अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है इधर आर, समझा क्या, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, एम जी आर डिवाइड बाय रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऑप्शन बी, समझा क्या आपको। देखो ये सब भी बहुत ही इजी है, बस जो क्वेश्चन में बोला है वही आपको करना है, ठीक है। थोड़ा अलग था, थोड़ा सा अपने को कठिन जाता है, इसलिए सब मैंने समझा दिया, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट जो वेरिएशन की बात करूं, ये भी एक बहुत ही अच्छा वेरिएशन है, और एंगुलर मोमेंटम का ये सब आपके बोर्ड्स में न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वेरिएशन है, ध्यान से देखो, अगर ऐसा समय है तो आपको अटेम्प्ट करना है, और बहुत ही इजी तरीके से आपसे हो जाएगा, डेफिनेटली किसी ना किसी फेज में आएगा, क्योंकि वो एक साल के अंदर सारा वेरिएशन वो लोग पूछ लेते हैं, तो नेक्स्ट ईयर वही वेरिएशन वो रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था 12 में शिफ्ट 1 में आया था, देखो मैंने पहले ही बोला है कि रोटेशनल 3 एमसीक्यू या फिर 2 एमसीक्यू फिक्स आता है, मोस्टली 3 एमसीक्यू हर फेज में रोटेशनल से मिल ही जाएगा, हर फेज के हर एक एग्जाम में, ठीक है, सीटी के, ठीक है। अब अगर मैं इस सम की बात करूं तो क्या दिखा है, a thin uniform circular disc of mass capital M and radius capital R is rotating with angular velocity omega, उसको कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करो मैं, ओमेगा से, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, मतलब वही mr स्क्वायर बाई 2 होता है फॉर्मूला, यही बेसिकली मेन वाला फॉर्मूला यूज होता है। अनदर डिस्क ऑफ सेम रेडियस, दूसरा डिस्क लिया लेकिन उसका रेडियस सेम ही है जैसा इसका है, जैसे इसका कैपिटल आर है उसका भी कैपिटल आर है, बट ऑफ मास m/2, लेकिन उसका मास जो है इस डिस्क का आधा है, m/2 है,
is placed gently on the first disc coaxially the new angular velocity। मतलब वो बोल रहा है कि एक डिस्क पहले था जो एकदम पहले स्टार्टिंग में, उसका मास क्या है कैपिटल एम, रेडियस क्या है कैपिटल आर, घूम कितने से रहा है ओमेगा से। फिर मैंने नया डिस्क लाया, उस नए डिस्क को मान लीजिए पुराना डिस्क है, उस पुराने डिस्क पे एक नया वाला डिस्क रख दिया, मतलब ऐसे ही कोएक्सियली दूसरा डिस्क भी उसी के ऊपर ऐसे रख दिया, ठीक है, दूसरा डिस्क भी। और जो नए वाले डिस्क का जो क्या चेंजेस है, नए वाले पुराने वाले डिस्क तो है ही इधर एम, ठीक है, और दोनों दोनों ही डिस्क चाहिए वाला हो चाहिए वाला हो। अब देखने में क्या लग रहा है कि एक ही डिस्क है, बट सच्चाई क्या है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है तो रेडियस तो दोनों का सेम ही आर, और जो नया वाला डिस्क है उसका मास क्या है m/2, ठीक है। तो आपसे इसका ओमेगा दिया हुआ है और इसका ओमेगा पूछ रहा है नए सिस्टम का, जिसमें पहले वाले डिस्क पे क्या रखा हुआ है, दूसरा वाला डिस्क रखा हुआ है। देखो तो यहां क्या लगाएंगे, जब भी ऐसा समय है तो आपको तुरंत याद रखना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थियरी में मैंने ये फॉर्मूला बताया है, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो देख लो, और यहां भी बता ही दे रहा हूं मैं, L1 इक्वल टू L2, पहले जो इनिशियल कंडीशन था एंगुलर मोमेंटम का इक्वल टू फाइनल कंडीशन, क्या हो जाएगा I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्या फर्स्ट केस में अकेला डिस्क है और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है mr²/2, क्यों, क्योंकि इसका मास m है और रेडियस कैपिटल आर है, और कितने से घूम रहा है ओमेगा से। I2 क्या होगा, I2 का सेकंड वाला अपैरेटस, क्या सेकंड टाइम में फर्स्ट वाले के ऊपर सेकंड वाला भी डिस्क रखा हुआ है, तो मास क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा m प्लस m/2, क्योंकि दूसरे वाले का मास m/2 है, डिवाइड बाय 2 तो रहेगा ही क्योंकि mr²/2 होता है। और क्या रेडियस भी सेम ही है क्योंकि जस्ट इसके ऊपर रखा है तो r² इंटू ओमेगा 2। समझ गया क्या, मतलब ओमेगा 2 आपको नया नया एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालना था, न्यू एंगुलर वेलोसिटी, तो निकल जाएगी ना। अब 2 से 2 चटक गया, r² से r² चटक गया, क्या हो जाएगा m ओमेगा इक्वल टू ए क्या हो जाएगा 3/2 m इंटू ओमेगा 2, ठीक है। फिर आगे क्या हो जाएगा, एक m से एक m चटक गया तो ओमेगा 2 क्या आ जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ ओमेगा। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है 2/3 ओमेगा, मतलब कि ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, ऐसा आपको सम बहुत बार देगा, कभी कभी बोलेगा कोएक्सियली मैंने 2m रख दिया एक के ऊपर, बस खाली आपको मास चेंज करेगा, सब एकदम इसी टाइप का पूछेगा। तो अगर आपको ऐसा वेरिएशन आया तो आपको उसको पूरा पूरा अटेम्प्ट करना है, छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन। समझा क्या, ठीक है। अगर आपसे मैं नेक्स्ट सम की बात करूं तो नेक्स्ट सम जो है वो 12 में शिफ्ट 1 का है, ठीक है, 2023 12 में शिफ्ट 1। ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का है लेकिन बहुत ही इजी है, इसलिए मैं करा दे रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, अ रेलवे ट्रैक इज बैंक्ड फॉर अ स्पीड v by elevating outer rail by a height h above the inner rail, the distance between two rails is small d, then the radius of curvature of track is। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको लग कठिन रहा होगा। देखो मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए कि देखो ये ट्रैक है, ये ट्रैक 1 है, और ट्रैक 2 जो है ना वो कुछ इधर है, ट्रैक 2 इधर है, ठीक है। ट्रैक 2 की हाइट जो है ट्रैक 1 से वो क्या है स्मॉल h है, ठीक है, और ट्रैक 2 और इनका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, बट ट्रैक 2 कितने हाइट पे h पे, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है थीटा का। समझ में आया, मतलब ऐसा कुछ है, देखो ध्यान से, रेलवे ट्रैक का एक पटरी है हुआ एक पटरी हुआ, तो एक पटरी ऐसा है और एक पटरी साइड पे, और ये देखो ऐसे कर्वेचर बन रहा है, मतलब जैसे नहीं देखा आपने ट्रेन जब कर्व बनाता है तो कहीं ना कहीं वो बैंकिंग करके रखते हैं, एक पटरी का एक पटरी थोड़ा सा नीचे रहता है, एक पटरी थोड़ा सा ऊपर रहता है, दूसरे पटरी का थोड़ा सा हाइट रहता है h, ठीक है। अब मान लीजिए उस समय जो वेलोसिटी है सेफ स्पीड जो है वो कितना है v है, तो आपसे क्या पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है। एकदम सिंपल है। क्या आपको बैंक रोड पे मैंने सेफ स्पीड ऑलरेडी बताया है, क्या होता है सेफ, जो जो सेफ स्पीड होती है बैंक रोड पे मैंने आपको बताया v इक्वल टू रूट ऑफ rg tan थीटा, क्या आपको याद है, तो क्या हो जाएगा v² इक्वल टू, क्योंकि अपने को क्या चाहिए रेडियस चाहिए ना, फाइंड क्या करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यार रूट में अंदर है तो उसको बाहर निकालो तो स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा v² इक्वल टू rg tan थीटा।
तो बताओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी टेन थीटा। बट क्या यहाँ टेन थीटा दिया हुआ है, कोई एंगल दिया हुआ है? नहीं, इन्होंने तो हाइट और इसके टर्म में पूछा है, डिस्टेंस के टर्म में पूछा है, डी के टर्म में। ये देखो इधर डिस्टेंस डी के टर्म में और इधर हाइट के टर्म में पूछा हुआ है। तो फिर टेन थीटा को कन्वर्ट कर दो, कौन सा बहुत कठिन है? क्या टेन थीटा इक्वल टू एच बाई डी होगा? ध्यान से देखो, टेन थीटा इक्वल टू एच बाई डी, तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू एच बाई डी, तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर डी डिवाइड बाय जी एच। मतलब ये मैं तो बोलता हूँ कि ये सब आप एज इट इज याद भी रख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे सब रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वी स्क्वायर डी डिवाइड बाई जी एच, इस साल भी किसी ना किसी फेज में ये वाला सम आएगा ही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन ए। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी है। ठीक है, अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो भी 11 में शिफ्ट 2 में ही है, बट ये एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा कॉमन है। इसका एक वेरिएशन अभी अपने को मिला है, आगे भी इसके बहुत सारे वेरिएशंस रहेंगे इसी सेम तरीके का। ठीक है, तो आप करोगे, बट ये पहला आया है इसलिए इसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर, अ सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर इज कट, whose rim passes through the center। आपको जैसे एक देखो, मैं समझा रहा हूं अच्छे से, बड़ा सा डायग्राम लेके समझा रहा हूं। मान लीजिए कि एक डिस्क है, ठीक है, जिसका रेडियस है आर। अब इसी डिस्क में से एक और ऐसा डिस्क टाइप मैंने कट कर दिया जिसका डायमीटर क्या था, आर। जाहिर सी बात है इस सर्कल के लिए क्या ये पूरा डायमीटर होगा, बराबर। इसका रेडियस, जिसका क्या था, डायमीटर आर, तो उसका रेडियस कितना होगा? अगर डायमीटर आर था तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर बाई टू। समझा क्या? अब वो क्या बोल रहे हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ डिस्क अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज। आपको क्या पूछा है बताए? देखो ये होल डिस्क है, मान लीजिए पूरा, जब पहले कुछ कट नहीं किया था तो ये पूरा डिस्क, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो आई डिस्क है, और जो मैंने कट कर दिया, जो मैंने होल कर दिया, मान लीजिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होल। अब ये जो पार्ट बचा है मैं उसको डार्क कर रहा हूं ऐसे ऐसे, ये जो पार्ट बचा है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, आई रिमेनिंग। आई रिमेनिंग, आपको इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है। तो क्या आई डिस्क जो होता है, आई डिस्क वो क्या होगा, आई डिस्क इक्वल टू आई होल प्लस आई रिमेनिंग। और आपको चाहिए किसका, आई रिमेनिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आई डिस्क माइनस आई होल। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस होल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। सब बहुत ही इजी है, एक बार इसको 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे ऐसे सारे वेरिएशन तो आपसे इजीली होने लग जाएगा। चलता है, ठीक है। तो इस डिस्क का मास तो दिया हुआ है कैपिटल एम, बट इसका मास मेरे को नहीं पता है ना, इतना मास निकाला, इसका मास मुझे नहीं पता। मान लीजिए इसका मास एम डैश है, ठीक है, चलते इस एम डैश को निकालने का थोड़ा सा ट्राई करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ क्या डेंसिटी तो सेम ही रहेगा, यूनिफॉर्म डिस्क है तो डेंसिटी तो सेम रहेगा। ठीक है, मान लीजिए कि जो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन क्या डेंसिटी कांस्टेंट है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब मैं देखो इस डिस्क का और ये रिमेनिंग होल का, तो कंप्लीट डिस्क रिमेनिंग होल का मास डिवाइड बाय कंप्लीट डिस्क का मास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्या डिस्क के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर इंटू टी होता है, थिकनेस। थिकनेस तो सेम ही है, पाई भी सेम है, मतलब डिफरेंट क्या है, आर। होल का रेडियस कितना है, आर बाई टू का स्क्वायर, और डिस्क का कितना है, आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाई 4 और ये आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चटक जाएगा। तो मास ऑफ होल कितना आएगा, जो कि होल का मास है, जिसको मैंने क्या माना है, एम डैश माना है, वो कितना आ जाएगा, एम बाई 4 क्यू, क्योंकि डिस्क का मास क्या था, कैपिटल एम। क्या इतना समझ में आ गया? चलते हैं, अब आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। डिस्क का, पूरे डिस्क का मास क्या दिया हुआ है, कैपिटल एम, और उसका रेडियस क्या दिया हुआ है पूरे डिस्क का, आर। और आपको भी पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू प्लेन अबाउट सेंटर कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। चलो ये तो आ गया, बट होल का निकालना थोड़ा सा टीडियस टास्क है। क्या इस होल का
खुद के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट सेंटर, और क्या इसके अबाउट पूछा, इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या इधर से भी r/2 रहेगा। ठीक है, देखो देखो इस होल का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रहा हूं, तो होल का खुद के सेंटर ऑफ मास के तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए इतना पार्ट m इंटू एम डैश, क्योंकि इसका मास क्या है m डैश इंटू r/2 का होल स्क्वायर। समझा क्या? तो क्या हो जाएगा mr²/2 माइनस क्या होगा इसके खुद के सेंटर की तरफ क्या होगा m डैश, ठीक है, और क्या इसका रेडियस क्या है r/2 का, mr²/2 होता है ना, तो m डैश r/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस m डैश इंटू r²/4, इतना समझा क्या? अब इसको आगे भी अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा mr²/2, ठीक है, माइनस ऑफ आपके m डैश भी क्या होगा, क्या m डैश की वैल्यू पता है हमें m/4, और क्या इसकी वैल्यू पता है r/2 का r²/4, तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं mr² और ये 4 था और ये 4 था, तो 16 डिवाइड बाय 2 माइनस m/4 और ये भी 4 है, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो mr²/16। इतना समझा क्या? थोड़ा सा अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि ये पार्ट समझ गया अपने को। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला देखो mr²/2 माइनस ऑफ, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करना बस कठिन पड़ता है, बाकी सब इजी। mr²/32 क्योंकि m डैश था ना, m डैश को भी तो चेंज करना था m/4 में जो हमने अभी इधर लाया था, माइनस mr²/16। इतना समझा क्या? तो क्या हो जाएगा आंसर mr², इसको ऐड करना है ना, सॉरी इसको ऐड करना है, तो mr²/2 माइनस ऑफ, इसको अगर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3mr², ऐड कर लेना इसको, 3mr², ये 2 हो जाएगा ना, डिवाइड बाय 32। समझा क्या? अब इसको भी 32 कर दो अगर माइनस करना है, इसको 32 करना है तो 16mr² माइनस 3mr² डिवाइड बाय 32, तो कितना आ जाएगा 13mr² डिवाइड बाय 32। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए। समझा क्या आपको? ठीक है, तो क्या क्या करना था, बेसिकली आपको इस रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। तो क्या होगा, तो डिस्क का क्या होगा, पहले तो होल प्लस रिमेनिंग, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा डिस्क माइनस होल। अब सवाल है कि इसका मास क्या होगा m डैश, वो अपने को नहीं पता था, क्या दोनों का डेंसिटी सेम है, तो इसका m डैश हमने जो सॉल्व किया क्या है m/4, बस। डिस्क का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही था mr²/2। अब इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, तो इसका सेंटर और प्लस ए जितना डिस्टेंस है, तो देखो ICM प्लस m डैश, इसका मास क्या m डैश इंटू r/2 का स्क्वायर, फिर इसके सेंटर के अबाउट क्या होगा mr²/2 m डैश इसका मास और r/2 इसका रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और फिर मैंने m डैश की वही वैल्यू रखी है m/4 और फिर इसको सॉल्व कर दिया है, और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए। समझा क्या? इस टाइप का वेरिएशन काफी पूछा जाता है, रिमेनिंग हटा दिया, मतलब होल करके हटा दिया, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो। अगर मैं आपसे नेक्स्ट एमसीक्यू का बात करूं, 12th में शिफ्ट 2 का ये एमसीक्यू है। अच्छा, इससे पहले मैंने 12th में शिफ्ट 1 का एक एमसीक्यू नहीं करा है, बट वो एमसीक्यू मैंने पहले उसी टाइप का सिमिलर एमसीक्यू मैंने करा है, डायग्राम दिया हुआ है आपको, और वही डायग्राम के बेस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। उसी तरह 12th में शिफ्ट 2 में आपने मेरा थ्योरी लेक्चर तो देखा ही है, जो पिछला वाला वीडियो मैंने आपको देखने को बोला है, उसमें वर्टिकल सर्कल का एकदम इजी सवाल पूछा है, एकदम इजी सम पूछा है, जो भी मैंने थ्योरी पढ़ा है उसी में से वेलोसिटी पूछ लिया आपको लोवेस्ट पॉइंट का, तो वो भी मैंने एमसीक्यू छोड़ दिया, आप उसको कर लेना, और वो सारे एमसीक्यू आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग टाइप का एक वेरिएशन अभी मिला है मेरे को 12th में शिफ्ट 2 का, तो इस वेरिएशन को देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इन p सेकेंड अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बीटा, ठीक है, बीटा रेडियन, इफ इट इज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन इज, अगर ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा आपको पूछ रहा है। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब हम लोग
एस नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहे हैं। ट्रांजिशनल मोशन में क्या होता है, जब nth सेकेंड पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको सेकंड वाले सेकंड पे, मतलब 2 सेकंड पे अगर आपको उस पर्टिकुलर इंटरवल पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ क्या रखना होता है, 2 रखना होता है। बट क्या है, रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ जो भी क्वांटिटी लगेगी वो कौन सी वाली लगेगी, रोटेशनल वाली। तो एस को क्या बोलते हैं रोटेशनल में, थीटा, बट यहाँ उसको क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट को बीटा। ठीक है, बीटा, ठीक है, इक्वल टू यू प्लस, और यू को क्या बोलते हैं रोटेशनल में, ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा इंटू 2, और एन को यहाँ क्या बोला है, पी को क्या बोला है, इधर पी बोला है, तो 2p माइनस 1। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला, बीटा, और एन रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि यू क्या दिया, ओमेगा नॉट क्या दिया हुआ है, 0। इनिशियल एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है अपना, एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल हो क्या है, 0। तो बीटा इक्वल टू 0 प्लस हाफ ऑफ अल्फा इंटू 2p माइनस 1। समझा क्या? लेकिन अपने को निकालना क्या है, बीटा निकालने को बोला है कि एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, अल्फा पूछा है, तो सब इधर कर दो, तो क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू 2p माइनस 1, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बीटा डिवाइड बाय 2p माइनस 1। बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ए वाला है क्या, नहीं, बी वाला भी नहीं है, कौन सा है, सी वाला, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। बहुत ही इजी सम है, ऐसा सम पूछ सकता है दोबारा, क्योंकि इसमें क्या ही चेंज करेगा, एकदम अगर आएगा भी ना तो एकदम ऐसे ही पूरा लैंग्वेज भी यही आएगा, मतलब ये वाला सम आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सम की बात करूं तो 13 में शिफ्ट 1 के मैं एक भी प्रॉब्लम्स नहीं करा रहा हूं, क्योंकि उसमें जो भी 3 सम्स आए, पहला तो जो सम है उसने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का वो रिलेशन पूछा है, तो वैसे टाइप का मैं एक वेरिएशन करा चुका हूँ। दूसरा जो सम आया है वो एकदम थ्योरेटिकल है, सर्कुलर मोशन पे, वो भी एकदम ही सिंपल है। और तीसरा जो है, याद करो मैंने थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग का जो फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको कराया था ना, इंक्लाइंड प्लेन पे रेशियो बताया था टोटल एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो इस बार में क्या पूछा, इस फेज में क्या पूछा पता है, टोटल और ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा, और वो भी मैंने आपको बताया था, तो वो भी आपसे हो जाएगा, उसका तो पीडीएफ है, तो पीडीएफ में से आप सॉल्व कर लो, अगर आपको डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हो। ठीक है, शिफ्ट 2 में 13 में शिफ्ट 2 में थोड़ा सा डिफरेंट सम है, इसलिए ये वाला मैं आपको बता रहा हूँ, और यही सेम सम, बिल्कुल लैंग्वेज भी नहीं अलग है, इसी तरीके का सेम सम 14 में शिफ्ट 2 में भी आया है, 14 में शिफ्ट 2 में भी आया है 2023 का 14 में। ठीक है, बस अंतर क्या है पता है, यहाँ इन्होंने बस वैल्यू पूछा कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ऐसा करके पूछा है, और वहां क्या पूछा, उन्होंने वैल्यू डायरेक्ट पूछ दिया है, आई ए का क्या होगा और आई बी का क्या होगा, डायरेक्ट वैल्यू पूछा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है, पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, चलता है। अब आपको देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या लिखा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या लिखा है, 4 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, 4 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इन्होंने लिया है, चारों का मास क्या है, कैपिटल एम है, सबका मास सेम है, एंड रेडियस आर प्लेस टचिंग ईच अदर, सबको एक दूसरे से टच करके मैंने रखा है, एज सोन इन फिगर, आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, विथ सेंटर ए बी सी डी, सबका सेंटर क्या है, ए बी सी डी, आई ए आई बी आई सी एंड आई डी आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर्स रिस्पेक्टिवली, और इन सारी स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसका आई ए है, इसका आई बी है, इसका आई सी है और इसका आई डी है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। आपको भी पता है ये वाला जो लाइन है इसी को हम लोग बोलते हैं अबाउट डायमीटर, सॉलिड स्फीयर में इसी को क्या बोल देते हैं, अबाउट डायमीटर बोल देते हैं। और बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको लिखा है कि बाय डिफॉल्ट आपको सॉलिड स्फीयर का अगर ये नहीं बोलता तो भी आपको क्या लेना पड़ता है, आई इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ऐसा सॉलिड स्फीयर ऐसा होता है ना स्फीयर, तो ऐसे स्फीयर के सब बीच में से ऐसा निकला हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पूछा हुआ है और आपको रिलेशन दिया है, आई ए आई बी आई सी में कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। आप प्लीज डायग्राम पे फोकस करो, ध्यान से देखोगे, ए जो है ए का सिमिलरिटी बिल्कुल डी की तरह है। ठीक है, ए देखो ए का सेंटर पे हो गया, ए का एक तो सेंटर, अब देखो मैं निकालने का ट्राई करता हूँ, आई ए का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालू, क्या आई ए का खुद सेंटर पे कितना होगा, 2/5 mr स्क्वायर,
प्लस आईबी की वजह से कितना होगा आईबी, तो आईबी का खुद का कितना होगा 2/5 mr² प्लस आईए से कितना दूर है 2r, ये r तो ये कितना होगा 2r, तो m इंटू 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r² प्लस आईसी से आईए कितना दूर है, खुद आईसी का पहले क्या होगा 2/5 mr² प्लस क्या आईसी आर 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 कितना दूर है 4r दूर है, तो m इंटू और 4r का स्क्वायर क्या होगा 16r² प्लस आईडी, आईडी से कितना दूर है ए, खुद आईडी का क्या होगा 2/5 mr² प्लस क्या आर आर 2r 3r 4r 5r 6r 6r दूर है, तो क्या होगा m इंटू 6 का स्क्वायर 36r²। क्या समझा, ये तो आईए आ गया। अच्छा बट अपने को यहाँ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व कहाँ करना है, देखो 14 में वाला सम जो दिया था ना 14 में वाला, उसमें सॉल्व करके आंसर बताना है, इसमें सॉल्व नहीं करना है। अब मुझे बताओ क्या जैसा अरेंजमेंट आईए का है क्या वही अरेंजमेंट आईडी का भी होगा, आईडी का खुद का क्या होगा 2/5 mr² और आईसी से कितना दूर होगा, देखो 2r दूर है मतलब 4r², आईबी से कितना दूर होगा 4r दूर है मतलब 16r², आईडी से आईडी आईए से कितना दूर है 6r दूर है मतलब 36r², मतलब आईए और आईडी इक्वल है। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन में इक्वल है, कभी भी ऑप्शन चेक किया करो, ऑप्शन एलिमिनेट का ट्राई करो, ये नहीं कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है, कभी कभी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं फटाफट। तो इसमें क्या आईए आईडी इक्वल है, नहीं मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। क्या बी वाला हो सकता है, इसमें भी इक्वल नहीं है तो बी वाला भी नहीं हो सकता। बट सी और डी में देखो आईए आईडी इक्वल है, यहाँ भी आईए आईडी इक्वल है, लेकिन एक समस्या है, सी में दिया है आईए आईडी तो इक्वल है बट उनकी वैल्यू ज्यादा है आईबी और आईसी से, वो भी दोनों इक्वल है, और डी में दिया है आईए आईडी इक्वल है बट उनकी वैल्यू कम है आईबी और आईसी से। ठीक है चलो देखते हैं क्या आईबी और आईसी का भी अरेंजमेंट सेम है, ध्यान से देखो। क्या आईबी आईबी के लिए खुद इसका सेंटर पे होगा, ए से इतना दूर और सी से इतना दूर और डी के लिए इतना दूर, और सेम सी को भी लगेगा, डी के लिए सिर्फ इतना दूर, बी के लिए इतना दूर और ए के लिए इतना दूर, तो मतलब बी और सी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही होगा, आई बी इक्वल टू आई सी। बट अब अपने को ये पता करना है कि क्या इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। ठीक है तो किसी एक का निकाल दो, आई बी का निकाल दो। ठीक है चलो आई बी का निकालने का ट्राई करते हैं। आई बी का खुद का क्या होगा 2/5 mr² प्लस अब आईबी का आईए की वजह से, तो आईए का खुद का तो 2/5 mr² और आईबी से कितना दूर है, ये आईबी इससे कितना दूर है 2r², मतलब m इंटू 4r² प्लस आईबी आईसी से कितना दूर है, उतना ही दूर है 2r, तो 2/5 mr² प्लस m इंटू 4r² प्लस आईबी आईडी से कितना दूर है 2/5 mr², खुद आईडी का प्लस कितना दूर है 4r दूर है ना, तो m इंटू 16r का स्क्वायर। ध्यान से देखो क्या आईबी का वैल्यू आईए से कम आएगा, ध्यान से देखो इसमें 4r², इसके पास भी 4r² है, यहाँ 16 है, यहाँ तो सिर्फ 4 है, और यहाँ 36 है, यहाँ तो सिर्फ 16 है, मतलब आईए आईडी की वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होगी आईबी और आईसी से, और जो आईबी की वैल्यू वही आईसी की भी होगी। क्यों, क्योंकि जैसा अरेंजमेंट आईबी का है वैसे ही अरेंजमेंट आईसी का है। और 14 में मैं पता है क्या पूछा था, आईए और आईबी का डिफरेंस पूछा था। क्या आईए मैंने निकाल दिया है, आईबी मैंने निकाल दिया है, उसका आप डिफरेंस निकाल दोगे, तो 14 में शिफ्ट 2 में वही सवाल पूछा था, सब कुछ सेम था, जरा भी डिफरेंस नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ इस साल भी ऐसे सवाल आएंगे, सेम वेरिएशन आते हैं, बस थोड़ा मोड़ा वैल्यू चेंज कर सकता है, बाकी पूरा सेम तरीके का सिमिलर टाइप का सम्स आता है। ठीक है तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी। समझा क्या आपको, ठीक है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, एक बार इसको बहुत ही अच्छे से 1-2 बार सॉल्व कर लेना। अब अगर मैं नेक्स्ट सम की बात करूं तो देखो ये वाला सम भी काफी इजी है, बस थोड़ा सा अभी तक इसका एक भी टाइप आया नहीं था इसलिए मैं इसको करा रहा हूं। तो क्या बोल रहा है, ऑन अ ड्राई रोड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज v। देखो आप वर्ड पे जाया करो, क्योंकि अब आपको लगेगा सर वेलोसिटी तो बहुत सारा है, v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, एक वेलोसिटी हमने ये सुना है v इक्वल टू रूट आर जी टेन थीटा, एक हमने सुना है v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी अपॉन म्यू एस, और एक सुना है v इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी। तो बेसिकली कौन सा यूज होगा, ठीक है तो जब आप पढ़ा करो तो क्वेश्चन का लैंग्वेज भी पढ़ा करो। ये क्या है, मोस्ट सेफ स्पीड है बैंक रोड पे, ये क्या है वॉल ऑफ डेथ में मिनिमम स्पीड है, और ये क्या है
व्हीकल की मैक्सिमम स्पीड है अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। क्या ऐसा दिख रहा है सर्कुलर पाथ? तो क्या यहां से आपको हिंट मिल गया? तो मतलब ए वाला फॉर्मूला यूज होगा, समझा क्या? ऐसा नहीं सोचने का इतना सारा वी का फॉर्मूला है, कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना है वो तो हमको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ऑन द ड्राई रोड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज वी, ठीक है। ड्राई रोड पे जब व्हीकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो उसका स्पीड क्या है? वी है। व्हेन द रोड बिकम्स वेट द मैक्सिमम स्पीड इज v by 2। लेकिन जैसे ही रोड जब ड्राई था तो मैक्सिमम स्पीड उसकी v है, और जब रोड वेट हो गया तो उसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी वो v by 2 बन गई, ठीक है। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ड्राई रोड इज म्यू, और ड्राई रोड पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, देन दैट ऑफ वेट रोड इज, वेट रोड पे वो म्यू कितना होगा वही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एकदम ही सिंपल है, मान लीजिए कि वेट रोड पे जो म्यू है वो म्यू डैश है, ठीक है। मुझे बताओ वी मैक्सिमम क्या होता है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे? रूट म्यू आर जी। चलो अब मान लो कि ये ड्राई रोड के लिए, तो ड्राई रोड के लिए क्या हो जाएगा? वी डी इक्वल टू रूट म्यू आर जी, ठीक है। कितना है? म्यू है ना, ठीक है। अब उसी उसी तरह वेट रोड पे, जब वेट रोड पे हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाती है? वी बाई 2 हो जाती है, और उस समय आपको क्या पूछा है? म्यू पूछा है, तो म्यू डैश आर जी। बस अब इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वल के दोनों इक्वल ही है ना, तो इधर से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या v से v चटक जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू, अब इसको म्यू को अगर आपको हटाना है तो देखो रूट आर जी से चला गया, ठीक है। रूट ऑफ म्यू डिवाइड बाय म्यू डैश, ठीक है। तो इस रूट को हटाना है तो क्या करने का? स्क्वायर कर देने का दोनों साइड, तो 4 इक्वल टू रूट का स्क्वायर करेंगे तो सीधा बाहर आ जाएगा म्यू इक्वल टू म्यू डैश। अब देखो म्यू चाहिए कि म्यू डैश चाहिए? म्यू डैश चाहिए, तो म्यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू बाय 4। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। समझा क्या? बहुत ही इजी, समय कुछ नहीं करना था। जब जब वेलोसिटी v है तो म्यू है, तो v बाय 2 होगा तो कितना होगा? म्यू बाय 4 होगा, एकदम इजी समय। समझा क्या आपको? ठीक है। तो आपसे मैं नेक्स्ट सम की बात करूं तो ये भी सम 14 में शिफ्ट 1 में आया है, ठीक है। ये भी एक अलग टाइप का वेरिएशन है, बट हाँ ये भी रिपीट होता है, ठीक है। किसी न किसी फेज में तो किसी न किसी स्टूडेंट को ये भी क्वेश्चन मिलने ही वाला है। बेसिकली इसमें क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी पूछा है मीन पोजीशन पे। बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, पता है कभी कभी लैंग्वेज देख के हम पढ़ते नहीं कि बहुत बड़ा लग रहा है इसलिए सर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है इसलिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, एक बार आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, वर्ड आप टिक किया करो, रॉड, अपने काम का वर्ड टिक करने का। रॉड ऑफ मास स्मॉल एम एंड लेंथ एल इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। वन एंड आपको समझ में आ रहा है मैं वन एंड को क्यों टिक कर रहा हूं? क्योंकि इसने रॉड का बात किया, और रॉड को वन एंड से सस्पेंड करना मतलब कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है एंड पे, एंड का लिखना है, ठीक है, इसीलिए तो वन एंड लिखा है। which can oscillate in a vertical plane about the point of intersection. It is pulled to one side and released. It passes through equilibrium position with angular speed omega. The kinetic energy. Basically, रॉड कैसा है? ऐसे ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है, मीन पोजीशन के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वही आपसे पूछ रहा है। आप देखो कितना सिंपल सम है। मुझे बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया। ट्रांजिशनल में क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, जो यहाँ वहां एम होता है वो यहाँ आई होता है, जो वहां वी होता है वो यहाँ ओमेगा होता है। अब मुझे बताओ क्या रॉड दिया हुआ है? अब आई का वैल्यू तो यहाँ आई तो कहीं लिखा नहीं है, तो आई का वैल्यू रखना पड़ेगा अपने को। तो क्या रॉड दिया हुआ है और मास एम दिया है, एल दिया है, और क्या वन एंड दिया है। और आपको भी पता है रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट वन एंड, वो क्या होता है? आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3। अगर रॉड का मास एम है और लेंथ क्या एल है, सब्स्टिट्यूट कर दो इधर, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्या आ जाएगा? एम इंटू एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इंटू 2 क्या होता है? 6। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन सी। समझा क्या? बहुत ही इजी सम है, बस अपने को लैंग्वेज कठिन लगता है, बट कुछ नहीं है। प्लीज लैंग्वेज 10-20 सेकंड ले लिया करो, अच्छे से पढ़ लिया करो, उसके बाद सम करने में आपको मुश्किल से 25 से 30 सेकंड ही जाएगा। समझा क्या? ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट सम की बात करूं तो ये सम भी आपको 14 में शिफ्ट 2 में ही आया है, और ध्यान से देखो ये सम जो है ये रोलिंग मोशन का है, ठीक है। और मैंने आपको कहा है जनरली
सारे जो सीटी के सारे फेज में एक सम रोलिंग मोशन से जरूर आता है और बहुत सिंपल सम होता है। बेसिकली वो सम कैसा होता है पता है आपको? उसमें उन दोनों के एक्सेलरेशन, कोई भी बॉडी दे देगा, कोई भी 4-5 बॉडी है, उनमें से किसी भी बॉडी को उठा के दे देगा, बोलेगा उनके एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ, वेलोसिटी का रेशियो बताओ, या फिर कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो मैंने ये थियरी में बताया है, अगर आप मेरा पहला वाला वीडियो देखोगे उसका थियरी वीडियो, तो लास्ट के 10 मिनट में ही सिर्फ रोलिंग मोशन पढ़ा है। और विश्वास मानो सिर्फ वो 10 मिनट, अगर आपने सिर्फ वो 10 मिनट भी देखा है तो आपका एक एमसीक्यू सीटी में डेफिनेटली रोटेशनल से राइट हो जाएगा। इवन नीट में भी आता है रोलिंग मोशन से सब। समझा क्या? अब ध्यान से देखो क्या बोल कह रहे हैं, अ सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है, एक सॉलिड स्फीयर दिया है बॉडी के नाम पे, सेम मास एंड सेम रेडियस, दोनों का मास और रेडियस सेम है। रोल डाउन ऑन द सेम इंक्लाइन प्लेन, और दोनों सेम ही इंक्लाइन प्लेन से नीचे भी गिरा रहे हैं हम, ठीक है। द रेशियो ऑफ सिलेंडर, जो भी सिलेंडर का एक्सेलरेशन है उसका रेशियो टू दैट स्फीयर का जो एक्सेलरेशन है उसका रेशियो, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर टू एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर। आपसे पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल सवाल है। जब भी आप किसी इंक्लाइन प्लेन से जिसका एंगल थीटा है और आप किसी बॉडी को गिरा रहे हो, रोल कर रहे हो, रोल डाउन कर रहे हो, तो उस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। एकदम सिंपल है। अब आपको किसका पूछा है? जी साइन थीटा तो दोनों के लिए सेम होगा, क्यों? क्योंकि जी तो सबके लिए सेम होता है और थीटा दोनों सेम इंक्लाइन प्लेन से ही गिरा रहे, तो थीटा भी सेम है, मतलब एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो समझ में आया क्या? आपको बताना क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सिलेंडर का क्या आएगा? इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो सिलेंडर का 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ऑफ सिलेंडर, 1 प्लस इधर सॉलिड स्फीयर का 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब मेन टास्क है कि सर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है? मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया, उस तेरी वीडियो में भी बताया, यहां भी एक सम में मैंने यूज किया, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। जैसे सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2। कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट अलोंग द एक्सिस मानते हैं। क्या उन्होंने बोला है कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है? तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मांगते हो? सिलेंडर का अलोंग द एक्सिस एम आर स्क्वायर बाई 2। और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5 एम आर स्क्वायर। आपको भी पता है बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसी को अलोंग डायमीटर भी बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया, थोड़ा इसको इस तरीके से लिखो। अब मैंने आपको बताया के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है? एम आर स्क्वायर के आगे वाला जो भी डिजिट है, जो भी नंबर है, एम आर स्क्वायर के आगे वाला जो भी नंबर है। अब ध्यान से देखो, सिलेंडर का क्या है? 1/2 है, तो सिलेंडर का क्या इधर रखा जाएगा? 1/2। और स्फीयर का क्या है? 2/5, 1 प्लस 2/5। एकदम सिंपल है, सॉल्व कर दो। क्या आ जाएगा ये? 7/5 डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगा? 3/2। ठीक है, अगर इसको आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 7/5 इंटू 2/3, क्या हो जाएगा? 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 3 15। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 14/15 करके। क्या ऑप्शन डी दिख रहा है? समझा क्या आपको? बहुत ही इजी सम है, इतना कठिन नहीं है, एकदम सिंपल है, बस रेशियो निकालना था आपको। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो, मैंने आपको 9 में शिफ्ट 1 से स्टार्ट किया था, टोटल 14 में शिफ्ट 2 तक बताया, तो यहां तक टोटल 6 दिन के अंदर में टोटल 12 पेपर हुए थे सीटी के, और ये सब जो थे पीसीएम सेक्शन के थे, जो पीसीएम सीटी होता है। तो पीसीएम वाले सीटी का मैंने फिजिक्स के सारे सम्स आपको करा दिए। ऑलमोस्ट टोटल 32 या 33 सम्स आए थे पिछले साल, जिनमें से मैंने आपको 18 से 20 कराए, बाकी जो बचे वो सिमिलर टाइप के, उसी टाइप के वेरिएशन है। ठीक है, तो आपको कर लेने हैं, पीडीएफ मैंने दिया ही है आपको, व्हाट्सएप लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना है और उस व्हाट्सएप लिंक पे आपको उसका जाके रोटेशनल डायनेमिक का पीडीएफ मिल जाएगा, पूरा सारे एमसीक्यू एक साथ लिखे। इवन मैंने वो भी लिखा है कि किस किस शिफ्ट में आया है, किस तारीख को आया, तो वो भी लिखा है, तो आपको जाके सॉल्व करने। अब मैं बताने वाला हूं, अब जो शिफ्ट है 15 मई से लेके 20 मई तक जो शिफ्ट था वो पीसीबी सेक्शन का था। ठीक है, लेकिन मैं पूरा एक साथ बता रहा हूं। तो पीसीबी सेक्शन में अब जो जो इसमें भी टोटल 12 पेपर हुए, जो जो रोटेशनल डायनेमिक्स से क्वेश्चन आए हैं फिजिक्स के, वो मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसमें भी वही सेम करूंगा कि जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं पहले, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो आपको होमवर्क करना है, वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। देखो यार, ये मत सोचो सर पीसीएम है सेक्शन है, पीसीबी सेक्शन है, सब्जेक्ट क्या फिजिक्स ही है ना, और चैप्टर रोटेशनल ही है ना, तो सम भी उसी टाइप का पूछेगा। समझा क्या आपको?
तो अगर आप पीसीबी सेक्शन में थोड़ा सा इवन आसान पूछता है एज कंपेयर टू पीसीएम सेक्शन की फिजिक्स से। तो अब पीसीबी सेक्शन में भी मैं आपको सम्स कराने वाला हूं, जो सेम और सिमिलर सम होंगे वो आपको होमवर्क रहेगा, जो कि पीडीएफ में मैंने वो भी देके रखा है। समझा क्या? तो अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहले बात करते हैं 15 में शिफ्ट 1 का। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जब आप जरा सा अपना शिफ्ट चेंज करते हैं तो क्वेश्चन एकदम सिंपल आने लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप मैं बात करूं तो देखो क्या पूछा है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गाइडेशन ऑफ रिंग टू सर्कुलर डिस्क। मतलब आपको रेडियस ऑफ गाइडेशन बताना है रिंग का डिवाइड बाय सर्कुलर डिस्क का ऑफ सेम रेडियाई एंड मास, दोनों का रेडियस और मास क्या है, सेम है, अबाउट अ टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब ये मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बहुत अच्छे से ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा है, चलो फिर भी समझाता हूं। मान लो कि मेरा जो हाथ है पूरा रिंग है, रिंग है, तो देखो ये और ये रिंग का मान लो सेंटर है, तो रिंग के सेंटर से जब पास होता है कोई भी एक्सिस, तो इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसका वैल्यू क्या होता है, एम आर स्क्वायर। क्या होता है इसका वैल्यू, एम आर स्क्वायर रिंग के लिए। और यही सेम चीज डिस्क के लिए, इसका वैल्यू क्या होता है, अगर अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन पूछे तो 1/2 एम आर स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूं कि बट इसने अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन नहीं बोला है, अबाउट टेंजेंशियल परपेंडिकुलर टू प्लेन बोला है। मतलब इतना दूर है वो, मतलब आर रेडियस वो दूर है, आर रेडियस वो दूर है। तो क्या इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था जोड़ देने का, इसमें कितना ऐड हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। मतलब आई कितना आ जाता है, 2 एम आर स्क्वायर। और अगर इसमें हमारे स्क्वायर ऐड किया डिस्क में, तो क्या आई कितना आ जाता है, 3/2 एम आर स्क्वायर। समझा क्या? तो ये अबाउट टेंजेंशियल आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको मैं एक रेशियो मैंने बताया है बहुत बार, अभी पिछले सब में ही बताया कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या होता है। क्या एम आर स्क्वायर के बाजू वाले नंबर को क्या बोलते हैं, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। जैसे कि रिंग के लिए क्या हो जाएगा 2, और डिस्क के लिए क्या हो जाएगा 3/2। डिस्क के लिए क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 3/2। तो चलो देखते हैं, के ऑफ रिंग का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 2, और डिस्क का कितना है, के ऑफ डिस्क का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है 3/2। ठीक है, तो इसको इधर लेके जाओ, के ऑफ रिंग का स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। सर आर दोनों में आपने अलग अलग नहीं लिखा है, देखो सेम रेडियाई बोला है ना, तो क्या हो जाएगा, के ऑफ रिंग क्या हो जाएगा, अगर के ऑफ रिंग निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू आर। ठीक है, आर स्क्वायर का सिर्फ आर रहेगा। अब के ऑफ डिस्क क्या होगा, अगर आप सोल्व करोगे, के ऑफ डिस्क डायरेक्ट स्क्वायर मैंने मान लो हटा दिया, रूट में ला दिया उसको, तो क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू आर। ठीक है, और अगर मैं आपको डायरेक्ट बोलू ना, तो के का वैल्यू देखो इधर क्या लिखा है, 2 लिखा है ना, मतलब √2, इधर क्या लिखा है 3/2 लिखा है ना, तो √3/2 बाजू में आर और आर। अब क्या इसका आपको रेशियो पूछा है, के रिंग अपॉन के डिस्क, तो √2r डिवाइड बाय √3/2r। समझा क्या, आर से आर चटक गया। ठीक है, ये वाला √2 ऊपर चला जाएगा, √2 इंटू √2 डिवाइड बाय √3 कितना हो जाएगा, 2/√3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। समझा क्या आपको? ठीक है, तो बेसिकली पीसीबी सेक्शन का जो फिजिक्स होता है वो काफी इजी होता है। इसमें अगर आपने पहले के एमसीक्यू सॉल्व किए पीसीएम वाले, तो ये वाले एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा। ठीक है, अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं, तो ये 15 में शिफ्ट 2 में आया था। ये भी बहुत ही इजी है, लग रहा होगा कि बहुत ही कठिन है, इतना बड़ा लैंग्वेज है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बहुत ही इजी है। क्या बोल रहे हैं, अ स्क्वायर प्लेट एबीसीडी, एक स्क्वायर प्लेट है एबीसीडी, इज फॉर्म बाय 4 आइडेंटिकल रॉड्स, वो 4 सेम रॉड से मिलके बना है, ईच ऑफ मास m, चारों रॉड का मास m है और लेंथ l है। ठीक है, एंड दिस फ्रेम इज इन द एक्स वाई प्लेन, और इस फ्रेम को हमने कहा रखा है, एक्स वाई प्लेन में रखा है। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और एक एबीसीडी वाला रॉड है, 4 आइडेंटिकल रॉड है स्क्वायर में, स्क्वायर प्लेट के फॉर्म में, उसको मैंने इस प्लेन में रखा है, एक्स वाई प्लेन में, सच दैट द साइड ए बी कोइंसाइड्स विद एक्स एक्सिस। जो रॉड का साइड ए बी है, समझ लो ये साइड ए बी है, ये कोइंसाइड हो रहा है एक्स एक्सिस से, एंड साइड ए डी अलोंग वाई एक्सिस,
और एडी वाला जो साइड है, इस साइड एडी है, ये अलोंग क्या है, वाई एक्सिस है, अलोंग बनाया ना मैंने, ठीक है। मतलब कि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, मतलब सी वाला पॉइंट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो ऐसा एक स्क्वायर प्लेट रखा हुआ है, मतलब इधर तक आपको पूरा, इधर तक इन्होंने ना एक्चुअली डायग्राम एक्सप्लेन किया है, और वो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। अब आगे क्या पूछा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्रेम, इस फ्रेम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अबाउट एक्स एक्सिस इज, एक इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, आई एक्स बताना है सारे पॉइंट के लिए, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस। चलो एक एक करके देखते हैं, एक एक करके, एक एक रॉड उठाते हैं, क्योंकि 4 रॉड से बने ना, तो एक एक रॉड उठाते। सबसे पहले रॉड ए बी उठाया मैंने। अगर आप रॉड ए बी देखोगे अबाउट एक्स एक्सिस, क्या एक्स एक्सिस के अलोंग ही रॉड ए बी रखा भी हुआ है, देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस के अलोंग रॉड ए बी रखा हुआ है, और रॉड का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अलोंग द एक्सिस, वो क्या होता है, 0। रॉड का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अलोंग एक्सिस, वो क्या होता है, 0। मतलब मुझे एक्स एक्सिस का अलोंग बताना है, तो ए बी की वजह से तो 0 आ गया। चलो अब इसके लिए बताओ, एडी की वजह से, एडी, या फिर क्या एडी अलोंग वाई एक्सिस है, तो सी, बी और सी, ए बी तो अलोंग वाई एक्सिस ही है ना, ठीक है। तो एडी और बीसी का इक्वल होगा, क्यों, ध्यान से देखो, क्या है, एक्स एक्सिस है, और ध्यान से देखो कि दोनों एक्स एक्सिस को ऐसा लग रहा है कि एंड से कट कर रहे, एंड से कट कर रहे, और आपको भी पता है एंड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/3, मतलब एडी और बीसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही आएगा। मुझे बताओ सीडी का मोमेंट, सीडी की वजह से क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या सीडी जो है, सीडी वाला जो रॉड है वो कितना दूर है इससे, इस एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो रॉड, क्या इसका मास m है, और जो रॉड दूर है कितना दूर है, l लेंथ दूर है, तो सीडी की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ml²। बस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दो, I इक्वल टू आई ए बी प्लस आई बी सी प्लस आई ए डी प्लस आई सी डी। आई ए बी कितना दिया, 0, प्लस आई बी सी कितना दिया है, ml²/3, आई ए डी कितना दिया, वो भी ml²/3 प्लस ml²। सॉल्व कर दो इसको, ml²/3, ml तो ये तो सेम है, तो 2ml²/3 प्लस ml², इसको सॉल्व करो, 3 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5ml², और आंसर क्या रहेगा नीचे 3, तो 5/3 ml²। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, ए भी सब इजी है, बस थोड़ा सा इसमें सोचना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो ये भी 15 में सिर्फ 2 को आया था, ठीक है। ये भी एक बिल्कुल अलग टाइप का वेरिएशन है, बट बहुत ही इजी है, जस्ट फॉर्मूले पुट करने, ठीक है। इसमें क्या बोला है, अ डिस्क हैज मास m, एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल m है एंड रेडियस कैपिटल r, हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द रिम ऑफ डिस्क so as to rotate with angular velocity omega in time t। वो बोल रहा है कि कितना टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करूं कि जो डिस्क है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और टाइम टी से रोटेट करे, टाइम टी में रोटेट करे। तो मतलब ऐसा डिस्क है, उसके ऊपर आपको कितना टेंजेंशियल फोर्स आप लगाओगे तो जो डिस्क है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करे इन टाइम टी में, ठीक है। बेसिकली जब भी ऐसा समझ है रोटेशन वाला, तो आपको किसके बारे में सोचना है, टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, आर फोर्स के टर्म में क्या होता है, क्योंकि यहाँ टेंजेंशियल फोर्स बोला है, टेंजेंशियल फोर्स मतलब एफ के टर्म में, एफ के टर्म में मैंने आपको टॉर्क बताया आर बार क्रॉस एफ बार, ठीक है। बट अपने को तो यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो क्या होता है टॉर्क इंटू टॉर्क इक्वल टू आर इंटू फोर्स, ठीक है। लेकिन क्या अपने को पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है रोटेशन में, आई अल्फा। क्या आपको डिस्क दिया हुआ है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2, बराबर ना। जब कुछ बोला नहीं तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मानेंगे, mr²/2, वही परपेंडिकुलर टू प्लेन वाला, ठीक है, डायरेक्ट वो मानेंगे। और अल्फा क्या होता है, क्या यहाँ कहीं अल्फा का मेंशन किया हुआ है, नहीं, लेकिन यहाँ ओमेगा और टी मेंशन किया हुआ है, तो क्या अल्फा को ओमेगा/टी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपको जो मेंशन किया उसके टर्म में आंसर लाना है ना, तो ओमेगा/टी, मतलब टॉर्क की वैल्यू आ गई mr² ओमेगा/2t, ठीक है। अब इधर रख दो टॉर्क की वैल्यू इस फॉर्मूले में, mr² ओमेगा डिवाइड बाय 2t इक्वल टू जो रेडियस है कैपिटल आर है ना इधर, तो कैपिटल आर इंटू एफ,
आर से आर चटक गया, एक आर से एक आर, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आर ओमेगा डिवाइड बाई 2t। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें, ऑप्शन बी। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी सम है। ठीक है, एमसीक्यू का बात करूं तो ये एमसीक्यू जो है 16 में शिफ्ट 1 का है, और ये थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज वाइज थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, और 15 में शिफ्ट 2 का एक न्यूमेरिकल मैंने नहीं कराया है, एक एमसीक्यू, बिकॉज वो एमसीक्यू मैं पहले करा चुका हूँ। ठीक है, याद करो जो मैं नंबर ऑफ सर्कल ऐसा कनेक्ट किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वैसे ही है। आपको एक बॉडी दिया हुआ है और उसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ है। ठीक है, तो सेम टाइप का वेरिएशन, इसलिए वो मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इस सम को। अ स्टोन ऑफ मास m is tied to a end of a string is whirled around in a horizontal circle। ठीक है, जैसे आपको ऐसा है, समझ लो एक स्ट्रिंग है मेरे पास। ठीक है, और उस स्ट्रिंग से मैं इधर से मैंने उस स्ट्रिंग को पकड़ा, एक धागे को, और उससे एक पत्थर बांध दिया है और उसको ऐसा घुमा रहा हूं। तो अगर ऐसा घुमा रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल बोलेंगे ना। ठीक है, तो और उसका मास क्या है, m। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज रिड्यूस ग्रेजुअली कीपिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्टोन कांस्टेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं पता है, जो स्ट्रिंग से मैंने इस पत्थर को बांधा है और उसको ऐसे से घुमा रहा हूं हॉरिजॉन्टल सर्कल में, मैं वो स्ट्रिंग का लेंथ क्या कर रहा हूं, कम करते जा रहा हूं। मतलब समझ लो रस्सी को मैं ऐसे छोटा करते जा रहा हूं। ठीक है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, मतलब घुमाने का स्पीड मेरा वही है, बस मैं उसका लेंथ जो है, रस्सी का जो लेंथ है वो छोटा करते जा रहा हूं। ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल के अबाउट, ठीक है, उसको घुमा रहा हूं। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज ए इंटू आर रेस टू 1, और जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो क्या है, ए इंटू आर रेस टू एन, वेयर ए इज अ कांस्टेंट। ए क्या है, कांस्टेंट है, ए का मतलब कुछ एरिया वगैरह मत समझ लेना, ए कांस्टेंट है। एंड आर इज द इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ अ सर्कल। आर क्या है, उस समय जो भी उस सर्कल का रेडियस है, क्योंकि मैं लगातार अगर स्ट्रिंग का लेंथ कम कर रहा हूं तो क्या रेडियस, और वो सर्कल में घुमा रहा हूं तो क्या उसका, और सर्कल में घुमा रहा हूं तो क्या रहेगा, रेडियस रहेगा। और लगातार अगर मैं स्ट्रिंग का लेंथ कम ही कर रहा हूं, ठीक है, मतलब कि रेडियस कम ही कर रहा हूं, तो क्या उसको इंस्टेंटेनियस रेडियस बोलेंगे। तो उस समय जो आर क्या है वो इंस्टेंटेनियस रेडियस है। द वैल्यू ऑफ एन इज, तो एन की वैल्यू क्या होगी वो आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल समय, आपको लग बहुत कठिन रहा है, जब मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत इजी है। बताओ, क्या इन्होंने बोला है कि लेंथ आप कम तो कर रहे हो रस्सी का, बट उसका एंगुलर मोमेंटम है, लेंथ नहीं है, एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, एल से। एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एम वी आर, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वेलोसिटी मास और रेडियस के टर्म में क्या होता है, एमवीआर होता है, मतलब कि एमवीआर भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ध्यान से देखो, टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा हूं तो मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो टेंशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या L इक्वल टू एम वी आर होता है। ठीक है, तो V की जगह क्या आ जाएगा, L अपॉन एम इंटू आर, रख दो इसमें, तो T इक्वल टू एम बाय आर इंटू V का वैल्यू रखो, L अपॉन एम आर का होल स्क्वायर। समझा क्या, तो क्या आ जाएगा, m डिवाइड बाय आर इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। एक m से एक m छटक गया, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम आर क्यूब। बोलो समझा क्या, तो t का फाइनल t का आंसर क्या आया, एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम अपॉन आर क्यूब। ठीक है, इतना आपको समझ गया क्या। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मुझे बताओ क्या यहाँ टेंशन क्या है, एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम बाय आर क्यूब, और क्या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बराबर पहले से ही दिया है, और लेंथ उस पर्टिकुलर मास, स्टोन का मास थोड़ी चेंज हो रहा है, मास भी कांस्टेंट है, तो क्या एल स्क्वायर बाय एम को, एल स्क्वायर बाय एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, बराबर। ठीक है, ए, एल स्क्वायर बाय एम को क्या लिखा, ए अपॉन आर क्यूब, और आर क्यूब को ऊपर लेके जाओ कैसा दिखेगा, ए इंटू आर रेस टू माइनस 3, बराबर। क्या जो टेंशन इन्होंने दिया है उसका वैल्यू क्या है, T इक्वल टू ए इंटू आर रेस टू 1, आर रेस टू एन, और जो टेंशन हमने निकाला उसका वैल्यू क्या है, ए इंटू आर, आर रेस टू माइनस 3। बताओ एन का वैल्यू क्या होगा, एन इक्वल टू -3। कंपेयर करो ना इन दोनों को, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। समझा क्या, देखो क्वेश्चन इतना भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड है, मेरे को पता है,
बट अगर आप एक दो बार इसको देख लोगे, सॉल्व कर लोगे अब पेपर के पहले तक, तो आपको अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप जरूर टैकल कर पाओगे। समझा क्या? ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट एमसीक्यू का बात करूं तो देखो 16 में शिफ्ट 1 में मैंने एक एमसीक्यू आपके लिए छोड़ा है, एकदम सिंपल एमसीक्यू। याद करो थोड़ी देर पहले मैंने एक एमसीक्यू बताया था जिसमें एक रिंग पे अपन फोर्स निकाल रहे थे, ठीक है? वही सेम समय, बस उसमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। वहां हमने फोर्स निकाला था, यहाँ तो सिर्फ टॉर्क निकालना है, तो ये तो और ज्यादा इजी है, ठीक है। साथ ही 16 में शिफ्ट 2 में इसके अलावा दो समय, ये तो है, इसके अलावा दो समय, टोटल 3 आया था 16 में शिफ्ट 2 में। तो शिफ्ट 2 में, और ये सब सम आपको पीडीएफ में है, ऐसा मत सोचो सर आप ये सब सम हमें ट्राई करने को दे रहे हो तो सम कहाँ है, वो सब सम मैंने पीडीएफ में प्रोवाइड किया है आपको। व्हाट्सएप चैनल पे लिंक है, वो पीडीएफ जाके डाउनलोड करो, उसमें पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स का टोटल 55 एमसीक्यूज है, पूरा आपको सॉल्व करना है। उनमें से 25 से 30 मैंने सॉल्व कर दिया है, बाकी उसी सेम और सिमिलर टाइप के। इसीलिए मैं आपको चिल्ला रहा हूँ कि आपने सिर्फ वो 55 भी कर दिया ना, तो आपको सीईटी में वही सेम सम आने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है। वो 55 आपके दिमाग में एनी टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 16 में शिफ्ट 2 में जो एक सम है ना, वो क्या है, वो सॉलिड सिलेंडर वाला है, जो इंक्लाइन प्लेन से हम फेंकते हैं सॉलिड सिलेंडर को, तो उसमें रेशियो पूछा है एक्सेलरेशन का, वो आप बता दोगे। और एक सम पता है क्या है, दूसरा सम भी रोलिंग मोशन का ही है। अब पता है उसमें क्या पूछा है, उसमें वेलोसिटी का पूछा है, बस उसने वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। अब तुम बोलोगे सर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने बताया है क्या? मैंने बताया है, इंक्लाइन प्लेन से जब गिराते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, ये सब मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है। फिर भी मैं वेलोसिटी फिर से बता देता हूँ आपको, थ्योरी वीडियो देखना, लास्ट के 10 मिनट में मैंने जो रोलिंग मोशन पढ़ाया है उसमें मैंने बताया। तो वेलोसिटी क्या होता है, √2gl sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो दो बॉडी का दिया है, रेशियो रेशियो करना आपको आ जाएगा। तो 16 में शिफ्ट 2 का दूसरा सवाल है। अब बात करें 16 में शिफ्ट 2 का तीसरा सवाल, ये भी एमसीक्यू बहुत ही इजी है, बट फिर भी मैं ऐसे दो तीन टाइप के और भी बहुत सारे वेरिएशन ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो एक वेरिएशन में सोचो कि आपको करा ही दूं, ठीक है। इसमें क्या बोला है, A rotating body has angular momentum L, एक रोटेटिंग बॉडी है जिसका एंगुलर मोमेंटम L है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मेड 1/2, अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 कर दूं, एंड फ्रीक्वेंसी इज मेड ट्वाइस, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या कर दूं, डबल कर दूं, देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम बिकम्स। आपको क्या बोल रहा है, जब एंगुलर मोमेंटम L है, मान लो उस समय काइनेटिक एनर्जी K ही है, और उस समय मान लो फ्रीक्वेंसी क्या F है, तो एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है जब मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दूं, ओरिजिनल का हाफ कर दूं, और फ्रीक्वेंसी को क्या कर दूं, ओरिजिनल का डबल कर दूं। तो बेसिकली कुछ भी नहीं करना है इस सब में, इस सब में बस आपको ऐसा फॉर्मूला बनाना है जिनमें ये तीनों मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा फॉर्मूला बना सकते हो, आप लिखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन यहाँ तो आई है, एल दिखना चाहिए और एफ दिखना चाहिए, तो कन्वर्ट करो ना इसको, क्या हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकता हूं। अब क्या आई ओमेगा क्या होता है, एल होता है क्या, एंगुलर मोमेंटम, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। तो क्या हाफ एल ओमेगा हो गया, ठीक है। और आपको चाहिए क्या, एल के टर्म में चाहिए, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और क्या ओमेगा को मैं 2 पाई एफ लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी के टर्म में चाहिए। तो अब देखो, तो क्या एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान से देखो, एल जो है, और 2 से 2 तो चटक गया, एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। समझा क्या? आपको अब नया वाला एल चाहिए, एल डैश डिवाइड बाय एल। तो अगर आपको एल डैश डिवाइड बाय एल चाहिए, तो देखो एल डैश मतलब नया वाला, एल डैश का काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ कर दिया, उसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दिया, और फ्रीक्वेंसी क्या कर दिया, डबल कर दिया। और एल, एल नीचे है ना, अगर एल नीचे है तो क्या काइनेटिक एनर्जी इसका नीचे आएगा, तो एल के केस में तो काइनेटिक एनर्जी है, और फ्रीक्वेंसी भी फ्रीक्वेंसी है। तो एक काइनेटिक एनर्जी से एक काइनेटिक एनर्जी चटक गया, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी चटक गया, और ये 1/2 नीचे आएगा तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो एल डैश इक्वल टू एल डैश डिवाइड बाय एल क्या हो गया, 1/4। तो एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/4। समझा क्या? मतलब एंगुलर मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, जब आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ करोगे और फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे, डबल करोगे। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए। तो ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछता है,
जिनमें आपको फॉर्मूला मॉडिफाई करना होता है, 2 क्वांटिटी दिया होता है और 1 क्वांटिटी का रेशियो पूछता है। बहुत ही सिंपल समय, समझा क्या आपको? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट जो रोटेशनल डायनामिक्स से क्वेश्चन है, पहले तो 17 में शिफ्ट 1 में खाली एक रोटेशनल डायनामिक्स से क्वेश्चन है। देखो कभी भी ऐसा मत समझा करो कि रोटेशनल डायनामिक्स से सर क्या 3 ही क्वेश्चन है। देख मोस्टली तो 3 आता है, बट ज्यादातर 2 या कभी कभी रेयर अगर उनको नहीं पूछना है तो एक भी पूछ सकते हैं। तो 17 में का जो शिफ्ट 1 था उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है आरडी से, रोटेशनल डायनामिक्स से, वो भी बहुत ही इजी, वो वेरिएशन, तो आप वो पीडीएफ से कर लेना। देखो ये वाला भी सम बहुत ही इजी है, बट ये वाला मैंने पहले भी बताया है वीडियो में, एक बार और बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सब मैंने 3-4 देख चुका हूँ, मतलब इसको रिपीट कर दिया उन्होंने 3-4 बार। मैं वही बोल रहा हूँ, आप देख रहे हो विद इन अ ईयर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो अगले साल क्यों नहीं रिपीट हो सकता जब सेम ईयर में क्वेश्चन रिपीट? क्योंकि इनके पास पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना। एक ही साल में अगर आप 24 पेपर ले रहे हो, पूरा चैप्टर तो आपने कवर कर दिया ना, बचा क्या? तो फिर वही करके जाओ ना जो पहले आया है, समझा क्या? क्यों मैं प्रीवियस ईयर को इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए। अब 17 में शिफ्ट 2 में सम आया है, देखो बहुत बड़ा सम लग रहा है बट बहुत ही फालतू सम है और बहुत ही इजी सम है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, 2 डिस्क ऑफ सेम थिकनेस, 2 डिस्क है, दोनों का थिकनेस क्या है, सेम है, थिकनेस सेम है, बट ऑफ डिफरेंट रेडियाई, लेकिन रेडियस क्या है, डिफरेंट है। आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स, दोनों 2 डिफरेंट मटेरियल से बना है, सच दैट देयर मासेस आर सेम, उनको 2 डिफरेंट मटेरियल से बना है लेकिन उनका मास क्या है, सेम है। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, और अगर उनका डेंसिटी जो है उनका रेशियो 1:3 है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट द रिस्पेक्टिव एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द रेशियो ऑफ, ठीक है। मतलब इन्होंने बहुत बड़ा लाइन लिख दिया है, मतलब वो आई का रेशियो पूछ रहे हैं, I1/I2 पूछ रहा है आपको, ठीक है। D1:D2 आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1:3। बहुत ही सिंपल सम है। चलो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने का ट्राई करता हूँ। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। और जो डेंसिटी, मास तो कांस्टेंट है, ठीक है, यहां दिया ना मास सर से, तो क्या डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बराबर। अब डिस्क का वॉल्यूम क्या होता है आपको भी पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया, पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस, ये डिस्क का वॉल्यूम होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो थिकनेस भी सेम है और पाई तो सेम होता ही है, तो ध्यान से देखोगे तो डेंसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। और आपको भी पता है I1 और I2, I1 का अगर I क्या होता है, 1/2 mr², दोनों का अबाउट सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो 1/2 पहले वाले का m इंटू मास तो सेम ही दिया है, R1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 m इंटू दोनों का मास सेम है, रेडियस ट्रिपल है R2 का स्क्वायर, बट ये दोनों तो कट गया, हाफ m से कट गया। और क्या जो रेडियस का स्क्वायर होता है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ R1 का स्क्वायर है तो D1 डेंसिटी क्या आएगा, नीचे आएगा, और D2 डेंसिटी क्या है, कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। बस खत्म हो गया। आपसे I1/I2 पूछा है, आपको क्या दिया है, D1/D2 दिया है, D1:D2 दिया है, और यहाँ क्या है, D2/D1 है, मतलब रेशियो उल्टा हो जाएगा, D2 कितना है 3 और D1 कितना है 1, मतलब I1/I2 क्या आएगा 3/1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी 3:1। समझा क्या? अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने देखा ना, मैंने सारे सम ऑब्जर्व किए, मैंने ये देखा है कि वो सिर्फ डिस्क का डेंसिटी के टर्म में पूछता है, और डिस्क के केस में ही पूछ रहा है वो। 2-3 सम मैंने देख चुका, तो आप याद रख लो, D1 डिस्क के केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डेंसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। मतलब अगर आपको ये डेटा डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो ना 1:3 है, तो आंसर क्या आएगा 3:1, ऑप्शन बी राइट है। समझा क्या? तो अब आप इसको डायरेक्ट याद रखो, क्यों? क्योंकि 3 से 4 बार यही ऐसे ही सब रिपीट कर चुका हूं। अगर आपसे मैं नेक्स्ट एमसीक्यू का बात करूं तो 18 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 में शिफ्ट 1 में 3 है। अब आप वही देखो, कभी कभी एक ही चैप्टर से 3 आता है, कभी एक आता है। आप ऐसा मत समझो कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूं तो 12th में से 40 आने, ये बात फिक्स है। 40 में से किस में से कितना आना है, ये बात फिक्स नहीं। हाँ, बट ओवरऑल इतना बोल सकता हूँ, रोटेशनल से गारंटेड 3 और 2 आते हैं। बहुत रेयर चांस है, नसीब खराब है तो एक ही आता है, ठीक है।
तो डिपेंड करता है। 18 में शिफ्ट 12 में 3 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है। एक में आपको क्या करना है, टॉर्क निकालना है, वही सेम फोर्स वाला मैंने बताया, टॉर्क निकालना है। और एक में आपको नॉर्मल एकदम इजी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, वो निकालना है। एक्चुअली पीसीबी सेक्शन में एकदम इजी इजी है, और ये सब जो मैं करा भी रहा हूँ आपको लगे ना कि ये बहुत ही कम कराया है इन्होंने, इसलिए भी ये सब भी मैं जो करा रहा हूँ एकदम इजी है। उल्टा पीसीएम सेक्शन में हार्ड एमसीक्यूज थे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, कंसिडरिंग द अर्थ टू बी यूनिफॉर्म स्फीयर, अगर मैं अर्थ को एक यूनिफॉर्म स्फीयर मानूं ऑफ रेडियस आर, जिसका रेडियस कितना, कैपिटल आर, एंड डेंसिटी रो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज, मतलब आपको अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। एकदम सिंपल है। अर्थ जो होता है ना, अर्थ, उसको हम लोग क्या मानते हैं, सॉलिड स्फीयर मानते हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखो, मुझे बताओ सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr² बाय डिफॉल्ट, और यही लिखना है जब कुछ नहीं बोला है। अबाउट डायमीटर या फिर परपेंडिकुलर टू प्लेन, एक ही बात है। बट क्या यहाँ अर्थ का मास दिया हुआ है, कहीं भी आप देखो मास दिया हुआ है क्या, नहीं, डेंसिटी दिया हुआ है, बट मास के टर्म में नहीं दिया है। तो आपको डेंसिटी के टर्म में आंसर लाना है, तो आपको निकालना पड़ेगा वो। मुझे बताओ अर्थ का, अगर मैं बोलूं डेंसिटी क्या होता है, क्या मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और अर्थ क्या सॉलिड स्फीयर है, और किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई इंटू आर का क्यूब इंटू रो। बस उसी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, 2/5 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू आर स्क्वायर। मैंने आपको क्या कहा, बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है, पीसीबी सेक्शन में तो एकदम सिंपल एमसीक्यू है। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4 8/15 पाई आर रेज टू 5 इंटू रो। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। समझा क्या आपको, बहुत ही सिंपल एमसीक्यू है। ठीक है, अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करूं तो 18 में शिफ्ट 2 का है। 18 में शिफ्ट 2 में टोटल 3 एमसीक्यूज आए थे। एक एमसीक्यू तो आपको एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, बता दोगे आप। और एक जो है पता है, एक एकदम सेम एमसीक्यू जो मैंने इस वीडियो में कराया, जो पहले आ चुका है इसी साल। याद करो मैंने बताया था ना, 2 डिस्क है, एक डिस्क को उसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया। मान लीजिए पहले डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम हो ओमेगा है, तो दूसरे डिस्क का क्या होगा, जब दोनों को इम्पोज कर दिया साथ में, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी एंगुलर मोमेंटम बोला मैंने, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, वही आपसे उन्होंने पूछा है। एकदम सिंपल है, तो 2 तो आपसे हो जाएंगे। बात करते तो आप तीसरे वाले का, देखो ये भी बहुत इजी है, इसको भी मैंने बताया, बट थोड़ा सा पता नहीं क्या इसमें डाउट आता है छोटा सा बच्चों को। मैं जब पढ़ाता हूँ ऑफलाइन टीचिंग में ना, तो बहुत बार मैंने देखा कि ये वाले सवालों पूछते हैं। तो ध्यान से देखो, इस सब में याद करो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब सर्कुलर ट्रैक पे हम जाते हैं, कोई भी रेलवे लाइन जब सर्कुलर होता है, तो 2 पटरी होता है ना, एक पटरी कैसा होता है, इधर रखा है, और दूसरा वाला पटरी थोड़ा सा इससे ऊंचा रखते हैं। सर्कुलर में रेलवे ऐसा स्लोप बना के ऐसा जाता है सर्कल में। ठीक है, तो इसी को तो बोलते हैं बैंकिंग। तो इसको क्या बोलेंगे, थीटा को बैंकिंग एंगल। और ये इन दोनों पटरी का डिस्टेंस, ये हाइट एच है, और ये इन दोनों पटरी का डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इनर रेल, जो पहली जो पटरी नीचे रहती है उसको इनर रेल, और इसको क्या बोलते हैं, आउटर रेल। आपको क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर अ रेलवे ट्रैक इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/16। ठीक है, बैंकिंग एंगल आपको दे के रखा है। इफ इट इज अ मीटर गॉज रेलवे लाइन, देन द एलिवेशन ऑफ द आउटर रेल अबव द इनर रेल। मीटर गॉज रेलवे लाइन मतलब जैसे रेलवे का भी अलग अलग होता है ना पटरी, ब्रॉड गेज, मीटर गेज। मीटर गेज मतलब दोनों पटरी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1 मीटर का होता है। ये पटरी है, हालांकि ये पटरी हाइट पे है। ठीक है, तो मीटर गॉज है तो क्या डिस्टेंस 1 मीटर होगा। और आपसे क्या पूछा, हाइट पूछा है एक्चुअली, कि इनर रेल से आउटर रेल कितना ऊंचा है, एच पूछा है। ठीक है, एकदम सिंपल है। क्या आपको टेन थीटा दिया हुआ है, क्या टेन थीटा इक्वल टू, ध्यान से देखो, एच बाई क्या होगा, ए वाला एच, एच बाई डिवाइड बाई ए वाला वैल्यू होगा। ठीक है, एच अपॉन 1 होगा। और क्या वहां आपको टेन थीटा की वैल्यू दी है, 1/16। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, 1/16, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है, थीटा, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1/16, मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा, अगर 10 को इधर कर देंगे तो 1/16। और इधर से फॉर्मूले से भी दिख रहा है h/1 है,
तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/16 हो जाएगी, मीटर में है पूरा। लेकिन अब इसको कट करना है क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में है, तो इसको 100 कर दो, 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 16, कट करोगे तो क्या आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। समझा क्या? बहुत ही इजी सम है, इस सम में इतना डाउट एक्चुअली में देखो तो यहाँ रोटेशनल का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, एकदम सिंपल एक ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू का बात करूं तो 19 में शिफ्ट 1 में आया है। ठीक है, 19 में शिफ्ट 1 में और भी एक क्वेश्चन है जो कि वो वेरिएशन में करा चुका हूं, तो भी एकदम सिंपल है। ठीक है, तो वो आपसे हो जाएगा। ठीक है, अगर इस सम की बात करूं तो क्या लिखा है और वो भी उसका भी पीडीएफ मैंने दिया है, पीडीएफ में वो सम भी है, तो आप वो भी कर लेना। क्या दिया है? अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट किया है और एक सर्कल के रेडियस आर में घूम रहा है। मान लीजिए वो रेडियस आर है, ठीक है, और ये भी रेडियस आर है, और एक पार्टिकल है जो घूम रहा है। ठीक है, विथ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा है। एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? अल्फा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा है। इन टाइम इट कंप्लीट्स द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज। ठीक है, तो बेसिकली आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है, सिंपल सिंपल अगर मैं बात करूं तो। सबसे पहले इसमें अगर आपको एवरेज वेलोसिटी बताना है तो एवरेज वेलोसिटी होता क्या है? एवरेज डिस्टेंस या उसी को डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम या एवरेज डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात वही है, खाली डायरेक्शन का फर्क रहता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या जो एंगल का फॉर्मूला आपको पता है क्या? क्या एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस होता है? अब क्या आर्क का, तो इसीलिए आर्क किसके बराबर हो जाएगा? एंगल इनटू रेडियस के बराबर हो जाएगा। यहां एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा, और रेडियस कितना दिया हुआ है? आर। ठीक है, क्या इतना समझ में आया आपको? क्या डिस्टेंस, सर्कल के केस में डिस्टेंस क्या है? वही आर्क है ना, तो आर्क का वैल्यू क्या आ जाएगा? आर थीटा डिवाइड बाय टाइम। बट क्या कोई भी आंसर तुम्हें टाइम के टर्म में दिख रहा है? नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म में दिख रहा है, अल्फा के टर्म में दिख रहा है, और यहाँ एक वर्ड लिखा है रेस्ट, तो इसका अपने को यूज करना पड़ेगा। चलो मुझे बताओ, क्या ट्रांजिशनल के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है? तो उसी तरह रोटेशनल के केस में क्या होगा? थीटा इक्वल टू, जो यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। समझा क्या इतना? क्या रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 0, तो क्या थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। और क्या क्या मुझे टी चाहिए, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी स्क्वायर की वैल्यू पहले तो 2 थीटा बाय अल्फा, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी की, तो टी इक्वल टू रूट ऑफ 2 थीटा बाय अल्फा, सब्स्टिट्यूट कर दो, आर थीटा डिवाइड बाय 2 थीटा बाय अल्फा का रेस टू 1/2। अब ध्यान से इसको सॉल्व कर लो, बहुत ही इजी है। क्या है? थीटा रेस टू 1/2 है और ये थीटा है, तो एक कट करेंगे तो क्या है? ये भी थीटा रेस टू 1/2 बनेगा। आर को ऐसा बाहर कर लो, थीटा रेस टू 1/2। अब क्या अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो अल्फा भी क्या होगा? थीटा रेस टू 1/2 डिवाइड बाय 2, और ओवरऑल क्या? पूरा पूरा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको ऐसा? ऑप्शन सी। समझा क्या? थोड़ा सा ये सब मैं हार्ड बोल सकता हूँ सीटी लेवल पे, क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए। समझा क्या फिर भी आपको? ठीक है, अब अगर मैं आपसे रोटेशनल डायनेमिक्स का जो भी हमारा एमसीक्यू वीडियो है, जो ये वाला, इसका लास्ट है। अब आप बोलोगे कि लास्ट एमसीक्यू है, अब आप बोलोगे सर आपने 19 में शिफ्ट 2 का और 20 में शिफ्ट 1 का, देखो 19 में शिफ्ट 2 और 20 में शिफ्ट 1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, और वो भी वेरिएशंस मैंने आपको कराया है, तो आपको पीडीएफ में एमसीक्यू शीट में मिलेगा, वो आपको ट्राई करना है। क्योंकि स्टार्टिंग से मैं सारे वेरिएशन करा चुका हूँ, लगभग 24 से 25 करा चुका हूँ, तो अब रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो सोचो अगर विद इन द ईयर रिपीट होता है तो अगले साल भी तो रिपीट होगा ना, इसलिए आपको एमसीक्यूज बहुत अच्छे से करने हैं। बहुत बार ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, 20 में शिफ्ट 2 में बेसिकली एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पावर का पूछा है। ठीक है, तो इसलिए मैं सम करा रहा हूँ क्योंकि पावर का पहला सम है। ठीक है, इसलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ, हालांकि ये भी बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है? A ceiling fan having a moment of inertia 4 attains its maximum frequency of 60 rpm in 2 pi second
द पावर रेटिंग ऑफ द फैन अप्रोक्सीमेटली। आपको आई दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको 60 आरपीएम दिया है। याद रखो जब भी 60 आरपीएम दिया है तो उसको मिनट में कर दो, सेकंड में कर दो। 60 और सेकंड में करने के लिए 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड होता है, तो कितना आ जाएगा, 1 आरपीएस आ जाएगा ना, 1 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, टाइम आपको दिया हुआ है 2 पाई सेकेंड। बेसिकली आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है पावर। तो क्या पावर का फॉर्मूला, ठीक है, पावर का फॉर्मूला अगर आप ट्रांजिशनल में पढ़ा होगा आपने, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। तो उसी तरह यहां क्या होगा, टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, ट्रांजिशनल में फोर्स वेलोसिटी होता है, तो यहाँ फोर्स की जगह टॉर्क, वेलोसिटी की जगह ओमेगा। बट टॉर्क का तो यहाँ कोई काम नहीं है क्योंकि टॉर्क दिया नहीं है, तो टॉर्क को क्या बोलते हैं, आई अल्फा, बराबर। जैसे वहां क्या होता है ट्रांजिशनल में, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को आई और ए को अल्फा, आई अल्फा इंटू ओमेगा। बट आप ध्यान से देखोगे तो यहां तो अल्फा दिया ही हुआ नहीं है, अल्फा कहां दिया हुआ है, तो अल्फा अपने को निकालना है। अल्फा क्या होता है, ओमेगा बाई टी होता है, डेल ओमेगा बाई टी, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई टी। समझा क्या, मुझे बताओ, क्या फैन का बटन आप चालू करते तो उस समय तो जीरो रहता है ना, और मैक्सिमम अटेंड करता है जब वो फुल स्पीड ले लेता है, तो मैक्सिमम कितना है, ओमेगा फाइनल। ओमेगा फाइनल आपको बताना है, तो क्या होगा ओमेगा फाइनल बताओ, 2 पाई इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी, एक की, मतलब कि 2 पाई, और इनिशियली तो फैन बंद है ना, तो जीरो। और टाइम भी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखो, 2 पाई सेकेंड गिवन है आपको, तो 2 पाई, तो 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो 4 इंटू अल्फा की वैल्यू 1 और ओमेगा की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो इधर फाइनल वाला 2 पाई ना, इधर इधर मैंने निकाल के रखा ओमेगा का वैल्यू, तो ये हो गया 2 पाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 पाई। 8 पाई मतलब 8 इंटू 3.14, तो इसका आंसर क्या आएगा, लगभग लगभग 25.1 आएगा। बट उतना तो दिया नहीं, उन्होंने उसके आसपास का दिया है, और उसके आसपास का आंसर क्या है, 25 वाट, मतलब कि ऑप्शन सी क्या है, राइट है। बेसिकली ये जो एमसीक्यू है ना, बहुत ही इजी एमसीक्यू है, बस फॉर्मूला रखना है, आंसर निकालना है। तो ऐसे टाइप के भी एमसीक्यू कभी कभी वैल्यू वाले भी पूछ लेते। तो ये मैंने आपको पूरा रोटेशनल डायनेमिक्स के ऑलमोस्ट 25 से ज्यादा एमसीक्यू मैंने आपको सॉल्व कराए, और इतने ही एमसीक्यू लगभग लगभग 55 या 50 के आसपास, टोटल 24 फेस में एमसीक्यू आया है। टोटल 12 पीसीएम के फेस और 12 पीसीबी के फेस के एग्जाम हुए थे पिछले साल, तो 24 फेस में ऑलमोस्ट 55 एमसीक्यू आए हैं रोटेशनल से, तो जिनमें से 25-26 मैंने कराए हैं। बाकी के जो बचे हैं वो आपको करने, मैंने पीडीएफ में सारे लिख के रखे हैं, सारे 55 एमसीक्यू मैंने पीडीएफ में लाइन से लिख के रखे हैं। तो पीडीएफ जाना, उस पीडीएफ को पूरा लाइन से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको थ्योरी वीडियो देखना है, और अगर आपका थ्योरी पहले से क्लियर है तो आप ये वाला वीडियो देखेंगे, इसमें आप सारे एमसीक्यू एक एक एमसीक्यू ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे, मेरे साथ बैठ के सॉल्व करोगे पूरा 1 घंटे 1.5 घंटे जितने भी लगेगा आपको, और उसके बाद आप वो पीडीएफ वाले एमसीक्यू करोगे। समझा क्या, आप ईमानदारी से अगर ये चीजें करोगे तो आपका सीटी में डेफिनेटली मार्क्स आ ही जाएगा। और अगर आपके पास टाइम बचा है तो आप टारगेट पब्लिकेशन का बेसिक एमसीक्यू भी उठा के कर सकते हो, बेसिक लेवल। और इन्हीं एमसीक्यू को आपको दोबारा रिवीजन करना है, जो प्रीवियस ईयर मैंने कराए हैं, जो प्रीवियस ईयर मैंने दिए हैं, और दूसरा एक पब्लिकेशन का। समझा क्या आपको?